उसे दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर हंटर माना जाता था, पर एक डंजन में लगभग मरने के बाद उसे एक यूनिक एबिलिटी मिलती है लेवल अप करने की, जो लगभग किसी भी हंटर के पास नहीं होती। और इसी पावर से वो धीरे धीरे दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन जाता है। अब हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर 10 साल पहले पूरी दुनिया में अजीब अजीब गेट्स अपीयर होने लग जाते हैं। इन गेट से डेंजरस मॉन्स्टर्स आते हैं जिन्हें नॉर्मल वेपन्स बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए इंसान उनसे लड़ नहीं पा रहे थे। तब कुछ लोगों के अंदर स्पेशल पावर्स अवेकन हुई जिससे वो उन मॉन्स्टर्स को मार पाते थे, और फिर यही लोग कहलाने लगे हंटर्स। उनकी पावर्स और स्ट्रेंथ के हिसाब से उनकी रैंक डिसाइड होती है, और एक बार पावर अवेकन हो जाए उसके बाद उनकी पावर नहीं अवेकन हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ फिर उन हंटर्स का लेवल कभी भी अप नहीं कर सकता है। स्ट्रॉन्ग होने का एक तरीका होता है और वो होता है बेटर इक्विपमेंट्स लेना। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक हंटर जिसका नाम किम होता है। तभी पार्क नाम का एक आदमी आता है और वो बताता है कि उसकी वाइफ है ना प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे पैसे चाहिए और वो डंजन्स रेड करने जा रहा है। तभी वो एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम संग जिन वू होता है। सब उसे बहुत प्यार से ग्रीट करते हैं और पार्क सोचता है कि शायद कोई इंपॉर्टेंट हंटर होगा, पर नहीं, वो सिर्फ एक ई रैंक हंटर है और दुनिया का सबसे वीकेस्ट। वो एक सिंपल डंजन क्लियर करते वक्त भी लगभग मर चुका था भाई, मर चुका था। और फिर यहाँ पर एक लड़की आती है, उसका नाम जियो होता है शायद, और वो इससे पूछते है कि उसके चेहरे पर क्या हुआ। जिनवो बताता है कि वो एक ई रैंक डंजन में इंजर हो गया था क्योंकि जो उनकी पार्टी थी उसके अंदर कोई भी हीलर नहीं था। जिस पे जूही कहती है कि जो उसके टीममेट्स है ना वो काफी ज्यादा सेल्फिश है, लेकिन जिनवो खुद को ही ब्लेम कर रहा होता है, कहता है कि वो वीक है और सब उसे बर्डन समझते हैं काइंड ऑफ। और फिर बाद में यहाँ पे एक लीडर है जिसका नाम संची है, वो मीटिंग बुलाता है। सब उसके साथ काम करके खुश होते हैं क्योंकि वो काफी केपेबल हंटर है। गेट में घुसने से पहले किम जिनवो को केयरफुल रहने बोलता है कि वो केयरफुल रहे। जिनवो एक नॉर्मल सी नाइफ लेकर उसे यूज करता है क्योंकि वो कोई और अफोर्ड ही नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड रहता है और फिर बाद में वो गेट में एंटर करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये है एक चेयरमैन। ये बताते हैं कि जो हंटर्स है ना वो मॉन्स्टर्स को मार के एसेंस स्टोन्स कमाते हैं जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और ये पावरफुल इक्विपमेंट्स बनाने के भी काम आते हैं। और यहाँ पर माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, लेकिन वो एसेंस स्टोन्स जितने पावरफुल नहीं होते। गवर्नमेंट्स इन्हीं स्टोन्स और क्रिस्टल को न्यू पावर सोर्स की तरह यूज करने का प्लान बनाती है, पोल्यूशन फ्री एंड सुपर एफिशिएंट की कोशिश। और यहाँ पर जिनवू को अपना पहला एसेंस स्टोन लगभग मिल चुका है। वो एक गॉब्लिन के ऊपर बुरी तरह अटैक कर देता है। वो फाइट करने की कोशिश करता है पर जो उसकी नाइफ होती है वो टूट कर गिर जाती है। वो खुद हर्ट हो जाता है, लेकिन जो पार्क है ना वो गॉब्लिन को मार देता है। फिर जो जिन है वो जिनवू की हेल्प करती है। बाकी सब सारे मॉन्स्टर्स को मार के डंजन बॉस भी लगभग क्लियर कर चुके हैं, वो डंजन बॉस को भी मार देते हैं। और फिर यहाँ पर सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पर जो जी है वो जिनवू को लेकर वरीड होती है बहुत ज्यादा क्योंकि वो हमेशा इंजर हो जाता है, शायद मर भी सकता है ना वो। और जब उन लोगों ने लूट कलेक्ट कर ली तो उन लोगों को लगा कि जो भी रिवॉर्ड है ना वो काफी ज्यादा कम मिला है। तभी एक हंटर उन्हें एक सीक्रेट टनल दिखाता है, गुफा दिखाता है। ये एक डबल डंजन होता है। सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जो बॉस है, जो हेड है, सांची जो भी नाम है इस बंदे का, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, बिना हंटर एसोसिएशन की परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जो किम होता है वो रूल तोड़ने का आइडिया देता है। फिर बाद में वोटिंग होती है, जो हाफ लोग होते हैं वो अग्री करते हैं, हाफ अपोज करते हैं, और लास्ट में हम देखते हैं ये लड़की भी अपोज ही कर रही होती है, लेकिन जिनवू का वोट बचा होता है। और ये बंदा फिर ये सोचता है कि वो मर भी सकता है, पर उसके पापा मिसिंग है, माँ हॉस्पिटल में, बहन स्टूडेंट है, पैसा लेना लाना उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो टनल में जाने के लिए यस बोल देता है, रेडी हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ऑफिशियल्स है वो नए हंटर्स की पावर टेस्ट कर रहे होते हैं। हंटर्स गिल्ड के मास्टर चोई प्रॉमिसिंग न्यूबीज को गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर भेजने को बोलते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं बाहर कुछ थीव्स वगैरह एक औरत का बैग चुरा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़की होती है और वो बंदी लिटरली उछल के एस रैंक हंटर है ये बंदी उछल के उसका बैग पकड़ लेती है। इस बंदे का नाम है हाई इन। सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक अटेंशन पसंद ना होने के कारण ये बंदी वहां से कूद फूद के निकल जाती है। डंजन के अंदर टनल एक्सप्लोर करते वक्त जो जी है वो जिनवू से पूछती है कि उसने रिस्की डिसीजन क्यों लिया, मुझे जरा बताएगा। उसे याद दिलाती है कि वो पहले भी ऑलमोस्ट मर चुका है। जिनवू ऑकवर्ड हो जाता है जब वो उससे डिनर का प्रॉमिस मांग लेती है ना, वो एकदम से कहती है कि अगर यहाँ से जिंदा बच गए तो प्लीज मुझे डिनर खिला दियो। और इसी टाइम पे हम देखते हैं यहाँ पर एक ह्यूज बहुत ही बड़ा दरवाजा दिख जाता है और ये लोग लिटरली अंदर घुस भी जाते हैं, इनमें दम है, और अंदर जाके शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि रूम में स्टैचूज बहुत बुरी तरह भरे हुए होते हैं। और सेंटर में तो एक बहुत ही बड़ा जाइंट स्टैचू है, भाई अटैक ऑन टाइटन याद आ गया। बाकी ये जो स्टैचू है वो सबसे काफी ज्यादा बड़ा होता है और वहां पे एक पुराना टैबलेट टाइप भी होता है, एक खत टाइप भी होता है जिसमें लिखा होता है वर्शिप गॉड, प्रेज गॉड एंड प्रूव योर फेथ, वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। लेकिन जो जी है ना वो नोट करती है कि जो बड़ा वाला स्टैचू है उसकी आंख हिली थी, वो शायद
उसे देख रहा है और एकदम से फिर हम देखते हैं डोर बंद हो जाते हैं, फिर पैनिक और कियोस स्टार्ट हो जाता है। एकदम से एक आदमी भागने की कोशिश करता है और एक स्टैचू उसे तुरंत मार देता है। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि मैं भी शॉक था भाई इस टाइम पे। और जिन्वो यहाँ पर नोटिस करता है कि ये जो डी रैंक डंजन है ये डी रैंक डंजन से काफी ज्यादा डेंजरस है। वो फिर से जेंट स्टैचू को देखता है, वो बिल्कुल उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। जिन्वो को अपनी हर एक पुरानी रेड याद आ जाती है। वो भाई हमेशा डेथ के बिल्कुल क्लोज रहता था पर फिर भी वो कभी भी गिव अप नहीं करता था। स्टैचू एक डेथ बीम चला देती है और जिन्वो सबको कवर लेने के लिए बोल देता है, नीचे बैठने के लिए बोल देता है। और तभी वो जो हेड है सेंची उसके पास आता है और वो पूछता है कि उसने डेंजर कैसे सेंस किया, जिसपे जिन्वो कहता है कि ये उसकी एक गट फीलिंग थी, पर देखता है कि जो सेंची है उसका हाथ कट चुका है। वो सेंची की ब्लीडिंग स्टॉप करता है और बताता है कि जी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर और पैनिक हो जाती है, इसलिए वो टफ रेड जो होती है ना उन सबको अवॉइड करती है। सियोंग भी कहता है कि उसने कभी इतना बड़ा डेंजरस मॉन्स्टर नहीं देखा। सब कमेंडमेंट्स की बात करने लग जाते हैं और जिन्वो सोचता है ये बड़ा स्टैचू ही उनका गॉड है। एक हंटर भागकर स्टैचू पे अटैक करने की कोशिश करता है और तुरंत मारा जाता है, जिसपे जिन्वो सोचता है कि स्टैचू अगर चाहे तो वो तुरंत सबको मार सकता है, पर वो रुक क्यों रहा है यार। तब उसे टैबलेट की फर्स्ट कमांड याद आती है, वॉरशिप गॉड। वो खड़ा होता है, स्टैचू अटैक करने की तैयारी करता है, पर जिन्वो एकदम से झुक के उसके सामने बिल्कुल प्रे करने लग जाता है, अपना कंधा नीचे कर लेता है, मुंह नीचे कर लेता है और स्टैचू रुक जाता है, उसे नहीं मारता। जिन्वो सबको बोलता है सब लोग सर झुका लो, और सारे लोग उसकी बात मान लेते हैं। स्टैचू की जो आईज हो जाती है ना वो बंद हो जाती हैं, पर फिर एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल आ जाती है जिसे देख के मेरी भी फट गई थी। सब कंफ्यूज, और फिर स्टैचू खड़ा होता है और चलना शुरू कर देता है। भाई बहुत ही गंदा पैनिक हो जाता है और फिर जिन्वो याद दिलाता है और याद करता है जो सेकंड कमांडमेंट है वो है प्रीज गॉड। एक आदमी आगे जाके प्रेयर बोलने लग जाता है और वो कहता है मैं तो 30 मार खा रहा हूं, मुझे हर एक लैंग्वेज आती है, मैं प्रेयर कर सकता हूं। लेकिन वो जो स्टैचू है वो उसे क्रश कर देता है, सब भागने लगते हैं और जो स्टैचूज है वो विद वेपन्स हंटर्स को मारना शुरू कर देते हैं। जिन्वो रियलाइज करता है कि स्टैचूज विद इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिवेट करना होगा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज है ना उन सबके पास जाके खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए वो सबको कह देता है जिस भी स्टैचू के पास इंस्ट्रूमेंट है ना उसके पास जाके खड़े हो जाओ। और जैसे ही लोग उसके पास जाते हैं वो स्टैचू एक्टिवेट हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजने लग जाते हैं और हंटर्स बच जाते हैं। लेकिन जो जिन्वो और ये लड़की है ना ये एक स्टैचू के पास होते हैं, इसलिए वो एक्टिवेट नहीं होता। इसलिए जिन्वो को ये समझ आ जाता है और वो बंदा भग के दूसरी स्टैचू के पास जाने की कोशिश करता है और वो चीवी को वहीं रहने के लिए बोलता है। और ये स्टैचू एक्टिवेट हो चुका है, प्लस उसके पीछे एक स्टैचू आ रहा है जो उसको अटैक करने वाला है, मारने वाला है। और यहाँ पर जिन्वो बुरी तरह गिर जाता है और एक स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है और उस पर अटैक करता है। सब सोचते हैं जिन्वो मर गया, पर वो बंदा कैसे जैसे जिंदा रह जाता है, घिसते हुए, लड़ते हुए, लटकते हुए स्टैचू तक पहुंच जाता है। लेकिन जो गॉड स्टैचू है वो उसके ऊपर स्टेप मार देता है और तभी लास्ट स्टैचू गाना शुरू कर देता है। कमांडमेंट 2 कंप्लीट हो जाता है और ये लोग अभी फिलहाल बच जाते हैं। और फिर यहाँ पर चुई दौड़कर आती है, पर वो जिन्वो का लेग कटा हुआ देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। वो हील करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, वो नहीं कर पाती। और सब यहाँ पर रियलाइज करते हैं जो उनके मेजोरिटी कंपेनियंस है वो मर चुके हैं। किम संची को ब्लेम कर रहा होता है, आर्ग्यूमेंट पूरी तरह स्टार्ट हो जाती है, पर संची रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। वो कहता है कि मेरे को हाँ नहीं करना चाहिए था। और तभी यहाँ पर एक छोटा सा अजीब सा ऑल्टर अपीयर हो जाता है। जिन्वो याद करता है थर्ड कमांडमेंट, प्रूव योर फेथ, यानी सैक्रिफाइस। किम कहता है ये जो हेड बनने की कोशिश कर रहा था ना इसको सैक्रिफाइस होना चाहिए क्योंकि वो लीडर है, जिसपे साची भी अग्री करता है और वो कहता है चलो ठीक है। फिर वो ऑल्टर की तरफ चला जाता है, पर तभी वहां फायर एरप्ट होती है और उसी टाइम पे जिन्वो सबको बोलता है कि क्या मुझे ऑल्टर तक पहुंचाने में थोड़ी सी हेल्प कर दोगे, मुझे चेक करना है। जब सब नियर मतलब पास आ जाते हैं उस ऑल्टर के, तभी वहां पर फ्लेम्स अपीयर हो जाती है। जिन्वो वंडर करता है, मतलब सोच रहा होता है कि उन्हें बचाया जा सकता है या नहीं जा सकता। पर यहाँ पर हम देखते हैं वो गेट है ना फुल ओपन हो जाता है एकदम से जब सारे लोग इधर आए थे। और जैसे ही गेट ओपन होता है तो साफ साफ जो हेड है ना वो बताता है कोई भागने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। और अगर यहाँ पर सारे लोग मर जाते हैं, टाइम खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो कुछ टाइम के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, जिस चीज को कहते हैं डंजन ब्रेक। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। जिन्वो यही सोच रहा होता है कि अगर ये डिजास्टर रोकना है तो हमें यहाँ पर सबको बच के जाना पड़ेगा कैसे भी, और इस डंजन को खत्म करना पड़ेगा, इस डंजन को क्लियर करना ही पड़ेगा। वो सबको सिंपली ऑल्टर के पास जाने की बात कर रहा होता है, कह रहा होता है। और जैसे ही ऑल्टर एक्टिवेट होता है ब्लू फ्लेम्स एक बहुत ही बड़े सर्कल में बनने लग जाती हैं। दरवाजा खुलता है और सब सोचने लगते हैं कि क्या अब वो बाहर जा सकते हैं। लेकिन तभी स्टैचूज मूव करने लग जाती है। जैसे ही एक ब्लू फ्लेम डिसअपीयर होती है सब पैनिक करते हैं, पर जिन्वो नोटिस करता है कि स्टैचूज तब रुकते हैं जब कोई उन्हें देख रहा होता है, उनकी आंखों में देख रहा होता है। तब वो सबको बोलता है आईज ओपन रखना, तभी सिर्फ ये मूव नहीं करने पाएंगे, प्लीज आईज ओपन रखना। और शुरू में सब कुछ
कुछ सही चल रहा होता है, पर एक लड़की डर के मारे भाग जाती है और एक रेड फ्लेम भी गायब हो जाती है। वो रूम से बाहर निकल जाती है, बच जाते हैं, सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। कमांडमेंट था फेथ प्रूव करना। जिनवू को बुरी तरह शक होता है कि ये कोई ट्रैप है, फिर एक और भाग जाता है। तो जिनवू सबको वार्न करता है कि अगर और लोग भागे तो स्टैचूज को ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा, प्लीज प्लीज और नहीं भागना, प्लीज नहीं भागना, हम बच नहीं पाएंगे। उसका जो गैस था वो ये था कि जो ब्लू फ्लेम्स है ना, उनके जो टाइमर है वो जब खत्म हो जाएंगे तो वो टाइमर पे रुक जाएगा और शायद ऐसा हो सकता है कि ये लोग सरवाइव कर पाए। पर किम कहता है कि वो श्योर नहीं है भाई साहब, क्योंकि कोई प्रूफ थोड़ी है इस चीज का। और यहाँ पर किम जिनवू का बुरी तरह थैंक्स करता है। वो कहता है इतनी देर के लिए तूने मुझे सरवाइव करा दिया, थैंक यू सो मच, लेकिन मेरे पास फैमिली है, वो मेरा वेट कर रही है और मेरे को भागना पड़ेगा। और वो ऐसा बोल के भाग जाता है। जिनवू को समझ आ जाता है कि सब स्टैचूज को रोकना पॉसिबल नहीं। और तभी जो सैची है ना, वो जूही को कह रहा होता है कि जिनवू को लेकर भाग जा, साथ भाग जा। लेकिन यहाँ पर जूही कह रही होती है मेरी टांग नहीं काम कर रही, वो बैठ जाती है, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो जिनवू साची को बोलता है कि तुम जूही को लेकर भागो। मैं नहीं भाग सकता, मेरे पास सिर्फ एक काम कर रहा है, मेरा पैर टूट चुका है, मैं नहीं भाग सकता हूँ। वो जूही को एक एसेंस स्टोन भी दे देता है और वो कहता है इससे डिनर ले लेना, और अगर 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 मैं बच गया गलती से तो मैं पक्का आऊंगा। और यहाँ पर जूही उसे छोड़ना नहीं चाहती, पर जो हेड है वो उसे बेहोश करके उठा ले जाता है। अब जिन वो अकेला रह जाता है, क्लियरली होपलेस, पर फिर भी वो एक स्वॉर्ड उठाता है। जब तक जान है वो लड़ेगा, जान है तो जहान है। स्टैचूज उस पर हमला करते हैं, उससे दूर तक उछाल देते हैं और उसका एक हाथ वापस से तोड़ देते हैं। वो ब्रूटल बीटिंग झेलता जाता है, मरता जाता है, लेकिन वो एकदम से ऑल्टर पर गिर जाता है, जहां पर एक स्टैचू उसको बुरी तरह मारने ही वाला होता है। जिनवू कहता है मुझे मरना नहीं है, और वो रोने लग जाता है बुरी तरह। तभी टाइमर खत्म हो जाता है और एक सिस्टम मैसेज आता है, डू यू वांट टू बिकम अ प्लेयर। और अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोलता है और वो देखता है उसकी पूरी बॉडी हील हो चुकी है। उसे लगता है कि शायद सब कुछ ड्रीम था, पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के सर्विलियंस टीम मैनेजर गिनशोल आ जाते हैं और गिनशोल इसे बताता है कि वो लगभग 3 दिन से बेहोश था। जिनवू, जियो और साची के बारे में फिर वो पूछता है, जिसपे ये बंदा बताता है कि दोनों सरवाइव कर चुके हैं, ठीक है, पर साची ने, उस हेड ने अपना हाथ खो दिया है, इसलिए शायद वो हंटर रिटायर हो जाए, वो शायद हंटर ना बन पाए। जूही को बुरी तरह ट्रॉमा आ चुका है, वो ट्रीटमेंट के बाद भी मतलब नहीं सही से रेड कर पा रही है। शायद वो ज्वाइन कर ले, लेकिन पॉसिबल बहुत कम है। और जो व्हाइट टाइगर गिल्ड है ना, वो भी डंजन्स के अंदर आई थी सर्वाइवर्स के बोलने पर उन्होंने स्टैचूज नहीं देखे। उन्होंने बस ये देखा कि जिनवू कैसे जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा लाशें बिछी हुई थी, वो सब देखा। सबको ये जो केस होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन सारे के सारे सर्वाइवर्स की बात मान लेते हैं क्योंकि बाकी हंटर्स की बॉडी मिल गई थी। और इसी चीज पे जो गिंगशोल है ये सोच रहा होता है कि जो एक ई रैंक हंटर है उसका यहाँ पर बचना इम्पॉसिबल है। वो सोचता है जो जिनवू है ना, उसने सेकंड अवेकनिंग करी है, जो लगभग इम्पॉसिबल होता है, बट हो सकता है, बहुत कम लोगों के साथ होता है, करोड़ों में एक के साथ। और ऐसा हो सकता है उसने शायद सेकंड अवेकनिंग अनलॉक की होगी। वो एक गैजेट निकालता है और वो मेजर करने की कोशिश करता है। जिनवू एक्साइटेड हो जाता है कि वो शायद स्ट्रॉन्ग हो गया, मजा आ जाएगा। पर जैसे ही गैजेट चेक होता है स्कोर 10-11 आता है, जो लिटरली वर्स्ट पॉसिबल है। वीकेस्ट हंटर का स्कोर भी 70 होता है। गिंगशुल बोलता है कि उनसे शायद गलती हो गई, और फिर वो लोग रूम छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। जिनवू डिसअपॉइंट हो जाता है और सोचता है कि उन्होंने स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं कुछ पूछा। यहाँ पर एक स्क्रीन दिख रही होती है जो सिर्फ इसे दिख रही होती है, जो फ्लोट कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं उसकी सिस्टर बहन गीना आती है और वो बताती है कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। वो कहती है कि वो स्कूल छोड़ देगी अगर जॉब करने लग जाएगी, अगर जिनवू ये हंटर वगैरह वाला काम शुरू रखेगा, क्योंकि वो हमेशा हॉस्पिटल में ही रहता है। जिनवू सॉरी बोलता है और स्क्रीन के बारे में पूछता है कि उसे कुछ दिख रहा है, लेकिन गीना कहती है पागल है क्या तू। फिर ये पूछता है कि तू जो गेम मैसेज है वो कैसे चेक करती है, जिसपे ये बताती है बस मैसेज बॉक्स ओपन कर लो और चेक हो जाएगा। फिर जिनवू कहता है मैसेज बॉक्स ओपन, और सिस्टम कमांड समझ जाता है, डेली कोस्ट अनलॉक हो जाता है। जीना इस बात पे उसे रेस्ट करने के लिए बोल रही होती है और वहां से चली जाती है। जिनवू वहां पे नोटिफिकेशन देखता है, सिस्टम उसकी हेल्प के लिए बना है, पर अगर वो कोस्ट फेल करेगा तो पेनल्टी मिलेगी। कोस्ट एक सिंपल वर्कआउट रूटीन होता है, वार्निंग भी आती है कि फेल किया तो पनिशमेंट मिलेगी। जिनवू सोचता है कि हॉस्पिटल में रहकर ये पॉसिबल ही नहीं है, तो वो सो जाता है। तभी टाइमर एक्सपायर हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है और पेनल्टी एक्टिवेट हो जाती है। धरती हिलने लग जाती है, जिनवू की आंखें खुलती है और वो एक डेजर्ट के बीच में हो जाता है और यहाँ पर एक जायंट सेंटीपीड उसके सामने आ जाता है। सिस्टम बोलता है सर्वाइव फॉर 4 आवर्स, और ये बंदा बुरी तरह पैनिक हो जाता है, भागने लग जाता है, और भी सेंटीपीड आ जाते हैं, वो थक जाता है, ऑलमोस्ट मर ही जाता है। लेकिन टाइमर यहाँ पर खत्म हो जाता है, वो वापस से हॉस्पिटल रूम में आ जाता है। नर्सेस कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये क्या कर रहा था, ये कहाँ था। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर जियो को एक छोटा सा डी रैंक रेड मिली है, शायद उसके लिए बुलाया जाता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो रिकवर नहीं हुई। वो जिनवू के हॉस्पिटल होने के
बारे में सुनकर उसे देखने के लिए चली जाती है और यहाँ पर नर्सेज उसके बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये बंदा पागल है क्या, अभी अभी रिकवर हुआ है और फिर से एक्सरसाइज कर रहा है, गधा गोचू। जिन्वो थोड़ा सा रेस्ट करता है और हमें पता चलता है कि जो डेली कोस्ट है वो कंप्लीट करने पर उसकी बॉडी हील हो जाती है, एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं, उसके पास इन्वेंटरी और स्किल्स भी है। भाई साहब ये क्या मजेदार चीज है, उसे सब कुछ बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा लग रहा होता है। और फिर वो रूम में जाता है, फिर वो लूट बॉक्स को ओपन करता है और उसे एक की मिल रही होती है जिसपे हमारा सिस्टम बता रहा होता है कि उसे एक सबवे के पास एक इंस्टेंट डंजन एंटर कर सकता है इस चीज से। वो कंफ्यूज होता है कि ये क्या होता है पर सोचता है कि इवेंट होगा जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। फिर बाद में जिन्वो अपनी माँ को हॉस्पिटल में देखने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक 4 साल पहले का। उसकी माँ अचानक बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने बताया था कि उसको एटर्नल स्लीप डिजीज है, उस चीज से वो सफर कर रही है। ये गेट्स की वजह से माना एक्सपोजर जब होता है ना, इसका बहुत ही ज्यादा गलत इफेक्ट 1000 में से एक बंदे को पड़ जाता है और ये जो बीमारी है उसका कोई भी क्योर नहीं है, इसलिए उनकी लाइफ सपोर्ट पर रखना पड़ेगा। पैसे के लिए जिन्वो लगभग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। फिर अचानक वो अवेकन हो गया और हंटर बनने लायक बन चुका था, पर रियलिटी बहुत ज्यादा हार्ड थी। वो बंदा लिटरली एक गॉब्लिन तक नहीं मार पाया था। दूसरे हंटर्स उसका मजाक उड़ाते, उसे बर्डन समझते और गंदा गंदा बोलते। लेकिन प्रेजेंट के अंदर हम देखते हैं जिन्वो ट्रेनिंग करता रहता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये बहुत अच्छा हो चुका है सब। फिर बाद में वो सबवे के अंदर जाता है, जो इंस्टेंस डंजन अनलॉक हुआ था उसके अंदर। फिर दरवाजा बंद हो जाता है, सिस्टम बोलता है बॉस को हराओ या टेलीपोर्ट स्टोन यूज करो तभी बाहर जा सकते हो। जिन्वो टेंशन में पर एक्सप्लोर करने लगता है। एक्सप्लोर तो करना ही है भाई, उसे पावरफुल तो होना ही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 3 गॉब्लिन्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो मुश्किल से बच के एक को मार देता है, फिर दोनों को मार देता है, लेकिन ये बंदा कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तब एक वुल्फ आ जाता है और एक ही अटैक में उसका नाइफ तोड़ देता है। जिन्वो को पता चलता है कि गॉब्लिन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पैर कांपने लगते हैं, वो डर रहा होता है। वुल्फ अटैक करता है और जिन्वो को चोट लगती है। हीलर नहीं है यहाँ पर, कोई भी हीलर नहीं है। अगर बड़ा अटैक लगा तो ये शायद मर भी जाएगा, पर वो डॉज कर रहा होता है, कैसे जैसे बच रहा होता है और ये फील भी कर पाता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वो हल्का हो चुका है। उसका जो फियर है वो काफी ज्यादा डिसअपीयर हो चुका है। वो वुल्फ को बुरी तरह पंच मार देता है और गिरा देता है और ये कहता है अरे वाह मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, मजा आ गया। पर जो वुल्फ है ना फिर से उठकर अटैक करता है। जिन्वो भागने लगता है क्योंकि वेपन्स नहीं है। तभी उसे याद आता है अरे इन्वेंट्री भी तो है। वो मैजिक स्वॉर्ड निकालता है, भाई ये स्वॉर्ड इसके पास थी। वुल्फ जंप करता है और जिन्वो उसे एक स्ट्राइक में 2 टुकड़ों में काट देता है। वो शॉक हो जाता है, ये स्वॉर्ड मेरी इन्वेंट्री में कैसे, मजा आ गया। ये तो किम का है, मतलब इसे लग रहा होता है, उसे वो सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन वो जितना सोचे क्या करे क्या ना करे, वो आगे बढ़ता जाता है। ये सोचते सोचते उसके जो जख्म है ना वो भी हील हो जाते हैं। भाई ये पावर तो मुझे भी चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 2 और वुल्फ्स आ जाते हैं और तब वो रियलाइज करता है कि जो उसका स्वॉर्ड है वो जमीन में अटक चुका है। भाई वो निकाल ही नहीं पा रहा होता। फिर जिन्वो काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाता है, पर जैसे ही वुल्फ्स उसके पास आता है वो फाइनली स्वॉर्ड उठा लेता है और एक स्विंग में मार देता है। लेकिन वुल्फ उस स्विंग को पकड़ लेते हैं तो जिन्वो उसको एक सॉलिड किक मारता है। उसका जो ग्रिप है ना वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है, वो उसका सर काट देता है। ये देखकर दूसरा वुल्फ भाग जाता है। थोड़ी देर रेस्ट करते हुए जिन्वो को समझ आ जाता है कि वो लेवल 2 रीच कर चुका है। मतलब यहाँ पर कोस्ट के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 100 तक भी जा रहा है, तो वो लेवल 2 पे आ चुका है। और इसी चीज से उसे रियलाइज होता है कि वो कभी भी सिर्फ कोस्ट कंप्लीट कर करके लेवल अप नहीं कर पाएगा। जो एक्चुअल कॉम्बैट्स होती हैं, असली लड़ाई होती है, वो उसे रियल एक्सपीरियंस देता है और वही चीज उसको स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। वो नोटिस करता है उसके सारे स्टैट्स इंक्रीज हो गए हैं। वो सोचता है कि जो लेवलिंग अप है ना वो ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि एक लेवल पर उसे 5 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि जो डेली कोस्ट है वो सिर्फ उसे 3 स्टैट्स देते हैं। फिर उसे याद आता है कि उसने अभी अभी 5 मॉन्स्टर्स को हराया, तब वो खुद को कंट्रोल करता है कि ज्यादा एक्साइटेड ना हो। फिर वो मैजिक जेम्स ढूंढता है पर उसे एक आइटम मिलता है। सिस्टम बताता है कि उसने शॉप डिस्कवर किया है। वो कुछ खरीदने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि उसका लेवल काफी लो है, तो वो आइटम बेच देता है और 20 गोल्ड्स कमा लेता है। पर वो सोचता है कि रियल दुनिया में ये कितने पैसे के बराबर होगा रे बाबा, और कंक्लूजन निकलता है कि शायद ज्यादा नहीं क्योंकि ये ई रैंक डंजन लग रहा है। वो सोचता है कि ये जो डंजन है वो क्लियर करे तो करे कैसे, टेलीपोर्टेशन स्टोन कहाँ मिलेगा और बॉस को वो शायद हरा भी पाएगा या नहीं पाएगा। पर फिर भी वो बंदा डिसाइड करता है कि अगर वो लेवल अप करता रहे तो शायद चांस हो। फिर उसको वुल्फ्स का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पैक मिलता है, मतलब सारे के सारे ये लोग मिलते हैं
पर इस बार वो बिल्कुल भी नहीं डरता। वो चार्ज करता है, ब्लेड घुमाता है और सबको एक एक करके मार देता है। एंड तक वो सराउंडेड हो जाता है लेकिन फिर भी सबको स्लॉटर कर देता है और लेवल अप भी हो जाता है। जिन्वो फिर बाद में नोटिस करता है जो उसकी स्वॉर्ड है वो टूटने वाली है, पर वेपन्स तो एक्सपेंडेबल्स होते हैं, इसलिए फाइट जैसे ही खत्म होती है वो रिलीफ फील करता है। इन्वेंटरी चेक करता है और पता चलता है कि टेलीपोर्टेशन स्टोन ऑलरेडी मिल चुका है, पर वो डंजन से निकलना नहीं चाहता क्योंकि मॉन्स्टर्स को मारकर स्ट्रॉन्ग होना उसके लिए जरूरी है। अगर वो टेलीपोर्ट कर गया तो मॉन्स्टर डिसअपीयर हो जाएंगे और शायद ये वाला मौका वापस मिले भी ना। इसीलिए वो डंजन के और अंदर चला जाता है। रास्ते में मॉन्स्टर्स को कंटिन्यूसली स्लॉटर करता है। उसे लगता है फाइट्स अब आसान लग रही है। हम सीखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर्स है उन सबका लेवल उनके नाम के कलर से जज किया जा सकता है। व्हाइट नेम वाले वीक, रेड नाम वाले बहुत स्ट्रॉन्ग। पिछले वुल्फ्स पहले रेड थे अब व्हाइट हो गए। ये उसकी प्रोग्रेस का प्रूफ है। भाई ऐसा स्ट्रॉन्ग तो बन रहा है। और छोरा बॉस की प्रेजेंस फील होती है। वो थोड़ा सा अनश्योर है कि वो बॉस को हरा पाएगा या नहीं, पर फाइट करने का डिसीजन ले लेता है। जैसे ही वो स्वैम्प एरिया में पहुंचता है एक क्रिएचर इनसेन स्पीड से उसके ऊपर चार्ज करता है। वो ब्लॉक करता है पर दूर जा फेंका जाता है, मतलब दूर जाकर गिर जाता है और उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर एक ह्यूज सरपेंट सामने आता है, स्नेक सामने आता है। उसका नेम ऑरेंज कलर का है, मतलब उसका लेवल सेम है। उसका पूरा जो बॉडी है वो स्केल से कवर्ड है, तो स्वॉर्ड बेकार हो जाती है। कुल मिला के स्वॉर्ड काम की नहीं है। जो सांप है वो उसके पीछे पड़ जाता है। जिन्वो अटैक डोज करता है पर एक बार वो टेल से इतना जोर सा हिट हो जाता है कि वो हवा में उड़ जाता है। वो लिटरली फील कर पा रहा होता है एक ट्रेन जैसी फोर्स उसकी तरफ आ रही होती है। वो लास्ट सेकंड में बच जाता है। वो फ्रस्ट्रेटेड होता है कि अभी भी काफी वीक है। वो सोचता है कि जिंदगी भर उसका मजाक उड़ाया गया है और अब वो हर हाल में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। वो सरपेंट की तरफ वापस से दोबारा से चार्ज करता है, अटैक डोज करता है और टूट चुकी स्वॉर्ड को उसका जो पॉइंट है उसके स्केल्स में घुसा देता है, उनकी जगह में घुसा देता है। सरपेंट उसे खाने की कोशिश करता है पर जिन्वो एयर में जंप करके उसकी बॉडी से चिपक जाता है। वो अपने पूरे फोर्स से उसका स्केल जो है ना वो क्रश करने लग जाता है। सरपेंट पेन में चिल्ला रहा होता है। उसके जो पिलर पैर है वो बुरी तरह स्मैश हो जाता है, लेकिन जिन्वो छोड़ता ही नहीं है। भाई साहब पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं, यूं कर रहा होता है। वो सरपेंट की नेक को पूरे जोर से कंप्रेस करता है, दबाता है जब तक सरपेंट ब्लीड आउट नहीं हो जाता। फाइनली सरपेंट ग्राउंड पर गिर जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। फिर बाद में सिस्टम अनाउंस करता है कि जिन्वो ने बॉस को डिफीट कर दिया है। उसे रिवॉर्ड में मिलता है अ पावरफुल डैगर और सरपेंट का वेनमस जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो परमानेंटली स्ट्रेंथ कम करके डिफेंस बढ़ा देता है। और जो डंजन है ना वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, रिवर्ट हो जाता है। जिन्वो सबवे से बाहर आता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सारे लोग कहाँ गए। यहाँ पर एक सोल्जर आता है और वो बोलता है कि सिविलियन अलाउड नहीं है, पर स्वॉर्ड देखकर सोल्जर को समझ आ जाता है कि ये एक हंटर है और वो उससे फिर पोलाइटली एस्कॉर्ट करता है, साइड जाने को कहता है। सोल्जर बताता है कि डंजन ब्रेक हुआ था, सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे गए हैं एक्सेप्ट बॉस। यहाँ पर बॉस पीछे पड़ा हुआ जो बहुत बड़ा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक ह्यूज गोलेम हंटर का ग्रुप है ना बुरी तरह लड़ता हुआ दिख रहा था। सिविलियंस दूर से देख रहे होते हैं, हंटर स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि गोलम के जो डिफेंस है वो इनसेन है। जिन्वो पूछता है और नोटिस करता है कि ये सब ई रैंक के हंटर्स है इसलिए वीक है। और वो वहीं पर जियो को भी देखता है। वो बेचारी स्पेल कास्ट करने लग जाते हैं, लेकिन जो पुराने वाले डंजन का जो ट्रोमा है ना वो काफी ज्यादा होता है, जिसे वो याद करते ही ब्रेक डाउन हो जाती है। जिन्वो उसकी कंडीशन समझ जाता है और उनकी मदद करने का डिसीजन ले लेता है। ये डी रैंक का बॉस है उस सरपेंट से काफी ज्यादा वीक जो उसने अभी राइट नाउ मारा था। हंटर्स वगैरह सब है ना ओवरवेल्म होने वाले थे, पिटने वाले थे। तब जिन्वो क्या करता है अपनी स्वॉर्ड को इनसेन स्ट्रेंथ से थ्रो कर देता है। स्वॉर्ड गोलम को हिट करके एक ह्यूज ओपनिंग क्रिएट कर देता है। सारे के सारा जो उसका डिफेंस है वो टूट जाता है और बाकी हंटर्स उसे मार के गोलम को फिनिश कर देते हैं। वो लोग शॉक होते हैं कि ये कैसे हुआ भाई साहब, क्योंकि हम तो कर नहीं से पा रहे थे। और वो जो स्वॉर्ड थी ना उसे देखकर पूछते हैं ये किसने फेंका। सोल्जर जिन्वो की तरफ पॉइंट करता है पर तब तक जिन्वो वहां से गायब हो चुका था, जा चुका था। वो चला जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका जो अटैक है इतना पावरफुल होगा। हॉस्पिटल में जिन्वो अपना वर्कआउट रूटीन कंप्लीट कर रहा था, कंटिन्यू करके बैठा था। नर्स आती है और शॉक हो जाती है कुछ दिनों में ही वो इतना रिप्ड कैसे हो गया। वो बताती है कि आज उसका डिस्चार्ज है। और जैसे ही रूम से वो निकल रहे थे उसी टाइम उसकी जो नर्स है वो उससे उसका नंबर मांग लेती है। ओह माय गॉड, वो उसके चार्म से इंप्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ एस रैंक हंटर बैक एक टीवी शो में इंटरव्यू दे रहा होता है। वो बताता है कि उसकी डेली रूटीन हैवी ट्रेनिंग होती है ताकि कॉम्बैट स्किल्स रस्टी ना हो। पहले वो फायर फाइटर था इसलिए उसे डेंजरस सिचुएशंस हैंडल करनी आती है। और जो जीना है जो जिन्वो की बहन है वो उस इंटरव्यू को देख रही होती है। फिर वो रियलाइज करती है कि जो स्कूल है उसके लिए वो बेचारी काफी ज्यादा लेट हो गई है। जिन्वो उसे बोलता है सेफ रहना। वो नोटिस करती है जिन्वो कुछ अलग लग रहा है, काफी लंबा हो चुका है, शायद ट्रेनिंग की वजह से। वो निकलती है, जिन्वो उसे अम्ब्रेला दे देता है और कहता है बी सेफ भाई, जा आराम से जा। फिर बाद में अपना जिन्वो डेली कोर्स चेक करता है। जिन्वो नोटिस करता है उसके मसल्स मास बढ़ चुका है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, रीजन स्टैट्स इंक्रीज हो चुके हैं, एबिलिटी पॉइंट्स
अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, तो वो डिसाइड करता है कि जो एजिलिटी और परसेप्शन है वो बढ़ा लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं उसके लैंडलॉर्ड का फोन आता है, रेंट ड्यू है इस चक्कर में। जिन वो प्रॉमिस करता है तुरंत वो आज पे कर देगा। वो सोचता है कि अब स्ट्रॉन्ग हो गया है तो डंजन्स रीडिंग वगैरह जो भी है उससे वो पैसे कमा सकता है, पर जो उसकी रैंक होती है वो ई होती है। इस चक्कर में जो जॉब से वो मिलनी बहुत मुश्किल है। वो रीवैल्यूएशन के बारे में सोचता है, पर फिर वो मना कर देता है क्योंकि उसका जो केस है वो अनयूजुअल है और अनवांटेड अटेंशन फालतू में ही आ जाएगा। फिर हम देखते हैं इसे एक हाई पेइंग जॉब दिखती है ई रैंक हंटर्स के लिए। वो तुरंत लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। बीच में जो डेली कोर्स है वो भी कंप्लीट कर लेता है। वहां उसकी मुलाकात डनसुक से होती है जो बताता है कि उनकी जो पार्टी में है ना वो सिर्फ 6 मेंबर्स हैं। सी रैंक डंजन एंटर करने के लिए 8 चाहिए होते हैं, सो दे हायर फिलर्स। जिन वो फाइटिंग नहीं करेगा, सिर्फ पार्टी में स्लॉट फिल करेगा। उसका कुछ काम नहीं, वहां पे सिर्फ खड़ा रहना है और इस चीज का उसे अच्छा कमीशन मिल जाएगा। जिन वो एक्सेप्ट कर लेता है। जो डांसुक है वो उसे लगेज कैरी करने के लिए बोलता है। जिन वो नोटिस करता है कि पार्टी में हीलर ही नहीं है। डांसुक बोलता है कि वो बिना हीलर के आदत डाल चुके हैं। वो आदत डाल चुके हैं, वाह भाई, बिना हीलर के बचेंगे कैसे। कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हुए जिन वो देखता है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए, पर वो ठीक है चलो साइन कर देता है। एक डी रैंक हंटर यूजिन भी आता है। सब उसके एक्सपेंसिव गियर को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। लगता है काफी ज्यादा रिच फैमिली का लड़का है। गेट एनॉर्मस लगता है, पर जिन वो एक्सप्लेन करता है कि जो गेट है ना उसका साइज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, मैजिक पावर अमाउंट मैटर करती है। डंजन के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, तो जो मेज है वो कान लाइट कास्ट करता है अपना मैजिक पावर से। जिनवू को डंजन टेंपल जैसा फील दे रहा होता है, जो पिच ब्लैक, नो मॉन्स्टर्स ऐसा वाला। अंदर जैसे ही जाते हैं उन्हें मॉन्स्टर्स की आवाज आ जाती है। सब पैनिक करते हैं। ओपनिंग हर जगह है, इसलिए पता नहीं कहां से अटैक होगा। जिनवू सराउंडिंग ऑब्जर्व करता है और वॉर्न करता है कि आंट्स ऊपर से अटैक करेंगी और सारे के सारे हंटर्स रेडी हो जाते हैं और फाइट शुरू होती है। जिनवू नोटिस करता है कि पार्टी कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर रही है। यूजिन वीक है पर गियर उसकी हेल्प करता है और जिनवू इस चीज से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि ये जो जॉब है वो काफी ज्यादा इजी है। और जो एंट्स है, जितनी भी चींटी आई, वो सब मरने के बाद मैजिक जेम्स ढूंढने के लिए लोग निकल जाते हैं। डंसुक पूछता है जिनवू को कैसे पता था कि एंट्स ऊपर से आएंगी। वो कह देता है कि गट फीलिंग ब्रो, गट फीलिंग। कॉन नोटिस करता है कि एंट्स पे भी बाइट मार्क्स हैं, शायद कोई पावरफुल मॉन्स्टर्स ने अटैक किया हो। यूजिन खुश होता है कि उसने पहला मॉन्स्टर मारा। उसके फादर ने उसके लिए इतने सारे एक्सपेंसिव गियर खरीदे थे, पर जिनवू वॉर्न करता है कि कुछ गलत लग रहा है, अभी भी लग रहा है, मुझे कुछ गलत लग रहा है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के जिम के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर ट्रेन कर रहे होते हैं बहुत सारे हंटर्स। तब एक एक्सप्लोजन होती है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे लोग नॉर्मल रहते हैं क्योंकि उनका गिल्ड मास्टर ट्रेनिंग में एक्सप्लोजन कर रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बंदा जो बैक है, इसका नाम, ये बंदा एक बोल्डर के अंदर एक मैसिव होल उड़ा देता है, पर वो बोलता है कि ये तो उसके लिए वार्म अप भी नहीं है। और फिर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कि जाओ और साफ करो। वापस जंजन में जिनवू का ग्रुप सारा सामान उठा के चल रहा होता है, लेकिन उससे डांसन की पार्टी को थोड़ा सस्पिशियस, मतलब बहुत ज्यादा सस्पिशियस भी लग रहा होता है वो सारी पूरी पार्टी, क्योंकि उनके पास कोई हीलर नहीं है। फिर भी उनकी टीम वर्क परफेक्ट चल रही है। रास्ते में उन्हें इंजर्ड एंट्स मिलती हैं, तो वो समझ जाते हैं कि बॉस आसपास ही होगा। जब वो डंजन के अंदर डीप जाते हैं तो उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जो माना क्रिस्टल से भरी पड़ी होती है। सबको लगता है कि ये तो जैकपॉट है। फिर बाद में यूजिन है ना, जिनवू का कॉन्ट्रैक्ट पड़ता है और फिर बाद में वो बताता है कि जितने भी क्रिस्टल्स वगैरह स्पॉइल्स होंगे वो इसमें काउंट नहीं होते, तो जिनवू को भी उसका पोर्शन हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। डोंसुक अग्री करता है, पर साथ ही बताता है कि बॉस इन क्रिस्टल्स को गार्ड कर रहा है और डंजन बॉस को मारने के बाद बंद हो जाता है, जैसा कि हमें पता ही है। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि पहले क्रिस्टल्स को माइन कर लेते हैं जब तक बॉस सो रहा है। पर डंसुक बोलता है कि उनके जो माइनिंग टूल्स वगैरह है वो डंजन्स के बाहर रह गए हैं, तो सबको वापस जाना पड़ेगा। वो यूजिन और जिनवू को अंदर छोड़ देता है और डंसुक कॉन को बोलता है कि रास्ता ब्लॉक कर दो भाई साहब। कौन है ना अपनी मैजिक से एक्सप्लोजन कर देता है और बुरी तरह पत्थर गिरा के सारा का सारा एंट्रेंस सील हो जाता है, बंद हो जाता है। और फिर जिनवू को समझ आ जाता है कि उनके साथ बहुत ही गंदा धोखेबाजी हो चुकी है। ये लोग फंस चुके हैं यार, वो धोखेबाजी में फंस चुके हैं। और फिर बाद में उसे उस हेड की याद आती है, सीनी सोनी जो भी नाम था, मैं नाम भूल जाता हूँ, कि जो डंजन्स रेड है ना उसके अंदर क्राइम रेट्स बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं होता कि अंदर किसी हंटर्स का मर्डर हुआ है या नहीं हुआ, या कैसे मरा या कैसे नहीं मरा। और इस बात के लिए ना यूजिन खुद को ही ब्लेम कर रहा होता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन किया था, पर जिनवू जानता है कि डांसुक की पार्टी पहले से ही इन दोनों को मारने का प्लान बना चुकी थी। तभी हम देखते हैं जो जाइंट स्पाइडर है ना वो उनकी तरफ आ रही होती है। यूजिन प्रॉमिस करता है कि वो जिनवू को प्रोटेक्ट करेगा। जिनवू नोटिस करता है कि ये स्पाइडर उन सभी बॉसेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनको वो पहले डिफीट कर चुका है। उसे लगता है कि वो इसका मैच नहीं है, पर उसे गोड स्टैचू वाला जो इंसिडेंट था ना वो याद आ जाता है। उसके सामने ये स्पाइडर कुछ भी नहीं है, तो वो यूजिन को बोलता है कि ओए पीछे हो जा, जल्दी हो जा, वो खुद बॉस से फाइट करेगा। डांसुक के साथ ही पूछते हैं कि वो स्पाइडर का यूज क्यों कर रहे हैं जिनवू और यूजिन को मारने के लिए। डांसुक बोलता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि स्पाइडर जाग जाए, मतलब स्पाइडर को जगाने का रिस्क नहीं लेना चाहते। उसे लगता है कि स्पाइडर उन्हें खाकर
कर वापस सो जाएगा। फिर वो बताता है कि केव के ऊपर एक छोटा पाथ है जिसे वो वापस जा सकते हैं। उसके हिसाब से जिन्वो और यूजिन अब पक्का मर गए। यूजिन को लग रहा होता है जिन्वो का स्पाइडर से लड़ना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो सिर्फ एक ई रैंक हंटर है, पर जिन्वो पीछे नहीं हट रहा होता भाई, वो बिल्कुल बढ़िया लड़ रहा होता है। उसे लगता है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है, वो एकदम इंसेन स्पीड से अटैक करता है और यूजिन शॉक हो जाता है ये देखकर। सीन शिफ्ट होता है जी पर। अब ये भैया बोलते हैं कि वो मीटिंग की वजह से काफी ज्यादा थक गए हैं, लेकिन ये वाला बंदा कह रहा होता है कि कोई ना एक छोटा सा मैच कर ले ताकि वो रिलैक्स हो सके, जिसपे हमारे ये वाले सर एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि वो अब अपने प्राइम में नहीं है, पर जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है हम देखते हैं ये सर जी एक भी हिट लैंड नहीं कर पा रहे होते, और जो हमारे ये वाले सर है ये तो एक पावरफुल ब्लो से मैच ही जीत जाते हैं। फिर ये कम रैंक वाले सर अपने बड़े रैंक वाले को थैंक यू बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो इतनी एज में भी अमेजिंग स्ट्रेंथ रखते हैं यार, जिसपे ये बताते हैं कि जो ट्रेनिंग है ना वो कभी भी नेग्लेक्ट मत करो, वरना डेंजर मोमेंट्स में तो मुश्किल हो जाएगी ना भाई, दिक्कत हो ही जाती है, तुम्हें पता ही है। वापस फिर हम जिन्वो का सीन देखते हैं, वो स्पाइडर की लेग्स कट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर स्पाइडर का जो आर्मर है वो बहुत ज्यादा टफ होता है। उसे लगता है कि स्पाइडर का एक हिट उसे सीधा मौत के कगार पे ला सकता है। जिन्वो स्ट्रगल करता है, यूजिन सोचता है जिन्वो शायद अपनी मैजिक को इंटेंशनली सप्रेस करके ई रैंक दिखाता है, जो कि सिर्फ कुछ रेयर और डेंजरस हंटर्स करते हैं। ये सोचकर यूजिन को डर लगने लग जाता है और फिर हम देखते हैं यहाँ पर इसकी फटीग बढ़ने लग जाती है। जिन्वो जानता है कि उसकी स्पीड स्लो हो रही है, इसलिए वो अपनी डैगर की स्पेशल एबिलिटी यूज करने का प्लान बनाता है। उसे लगता है कि स्पाइडर का हेड इसका वीक स्पॉट होगा, पर स्पाइडर ऐसे स्पिट कर देता है भाई, एसिड शिट। लेकिन जिन्वो कैसे जैसे रिट्रीट करना पड़ता है और रिट्रीट कर भी लेता है। रिट्रीट वो डैश स्किल यूज करता है जिससे वो और फास्ट हो जाता है। वो स्पाइडर के हेड के ऊपर अटैक करता रहता है पर कोई इफेक्ट नहीं होता। फटीग बढ़ती जाती है और वो गिर पड़ता है। स्पाइडर फाइनल ब्लो मारने आता है पर जिन्वो फुल रिकवरी एक्टिवेट कर लेता है और अटैक डॉज करके स्पाइडर की आंख में डैगर घुसा देता है। डैगर का एबिलिटी एक्टिवेट हो जाता है, स्पाइडर पैरालाइज हो जाता है और हेल्थ ड्रेन होने लग जाती है। जिन्वो कंटिन्यूअस अटैक से उसे फिनिश कर देता है और सिस्टम यहाँ पे अनाउंस कर देता है बॉस डिफीटेड। यूजिन को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये कैसे हुआ, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा अपना क्रिस्टल माइनिंग वगैरह कर रहा होता है, बट यहाँ पर डांसुक की पूरी टीम आ चुकी है। वो सोचते हैं यूजिन ने बॉस को मारा होगा। डांसुक यूजिन को बोलता है कि जिन्वो को मार दो तब वो उसकी जान बख्श देगा। यूजिन इस चीज को सिंपली रिफ्यूज कर देता है। उस टाइम जिन्वो को अर्जेंट कॉस्ट मिलता है, डांसुक की पार्टी को एलिमिनेट करो। वो शॉक्ड होता है कि सिस्टम उससे इंसानों को मारने को बोल रहा है। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा आकर एक पावरफुल ब्लास्ट से इन सबको उड़ा देता है। फिर हम हंटर हायन से मिलते हैं जो अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। उनकी फ्रेंड्स बताती हैं कि वो ए रैंक डंजन में ट्रेनिंग के लिए गई थी, लेकिन वो चीज लिटरली इंस्टेंट क्लियर हो गया क्योंकि हायन यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मॉन्स्टर्स को इतना इजीली डिफीट कर रही थी कि बस पूछो मत। वो लोग डिस्कस करते हैं कि बड़े गिल्ड्स में होना कितना लकी होता है। साथ ही एक रूमर भी होता है कि कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जिनमें अनयूजुअली हाई कैजुअलिटी रेट देखने को मिल रहा होता है। फिर हम वापस डंजन का सीन देखते हैं। सबको लग रहा होता है जिन्वो मर चुका है, पर वो जिंदा होता है। उसे याद आता है कि ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पे चलता है। सिस्टम उसे फाइट करने के लिए पुश कर रहा होता है। वो खड़ा हो जाता है और एक टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करता है। उसे बहुत ही ज्यादा वीक हंटर बोला जाता है जो अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और इसलिए अब ये इन लोगों से पूछता है क्या तुम रेडी हो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं डांसुक का एक कंपेनियन आता है और वो कहता है सिर्फ ई रैंक है ये। नेक्स्ट सेकंड जिन्वो उसका सर काट देता है भाई, सर काट देता है। सब शॉक हो जाते हैं। जिन्वो जानता है उसने ये अपनी जिंदगी बचाने के लिए किया है। डांसुक की पार्टी उस पर रश करती है पर जिन्वो इजीली उन्हें स्लॉटर कर देता है। फिर ये बंदा इस पे ब्लास्ट करता है पर जिन्वो वैनिश हो जाता है और एक काउंटर अटैक में उसे खत्म कर देता है। डांसुक रियलाइज करता है कि जो जिन्वो है वो अपनी रियल पावर को बिल्कुल छुपा रहा है। वो छुपाना चाहता है या क्या भी जो भी रीजन है, बट नहीं दिखा रहा है। डांसुक अपने बॉडी स्ट्रेंथिंग स्किल एक्टिवेट करता है और वो सोचता है जिन्वो सिर्फ स्पीड और डैगर पे डिपेंड करता है जो उस पर काम नहीं करेगा, पर जिन्वो उसे पकड़कर जमीन पर गिर देता है, पेल देता है। डांसुक डर जाता है, भीख मांग रहा होता है, पर जिन्वो याद दिलाता है कि डांसुक ने 3 बार उसे मारने की कोशिश की थी। डंजन के अंदर कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। जिन्वो उसका भी सर काट देता है और अर्जेंट कॉस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो डंजन है वो कोलैप्स होने लग जाता है। वो दोनों टाइम पर बाहर आ जाते हैं। ऑफिशियल्स उनकी बात मान लेती हैं और सोचती हैं यूजिन ने ये सब कुछ किया है। यूजिन जिन्वो को थैंक कहता है और शांति से सब कुछ आरामदायक तरीके से हो जाता है। और फिर बाद में इस बंदे को ये पूरी की पूरी रिपोर्ट मिलती है। उसे डाउट होता है क्योंकि डांसुक एक फेमस हंटर है और उससे भी ज्यादा बड़ी बात एक फेमस एस रैंक हंटर का भाई है भाई। अब देखो वो क्या करेगा। फिर बाद में हम देखते हैं जिन्वो घर आ जाता है। उसकी सिस्टर गिना खुश हो रही होती है, पर जिन्वो अंदर से डिस्टर्ब होता है कि उसके इस कारनामे के पीछे क्या ही राज था। उसने बिना कुछ सोचे हेजिटेट किए हंटर्स को मार दिया, पर वो सोचता है कि स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा अगर फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और फिर बाद में रूम में बियर पीते वक्त उसे डीबफ का नोटिफिकेशन आता है,
पर वो इंस्टेंटली क्लींस हो जाता है। मतलब उसे समझ आता है कि एक रिवॉर्ड ने उसे रीजनरेशन और स्टेटस इम्यूनिटी दे रखी है, उसको दारू का नशा नहीं चढ़ सकता। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर यूजिन का कॉल आ जाता है कि कैफे में यूजिन बोल रहा होता है कि जो जिन्वो है ना वो उसके बॉस जैसा है और वो एक टीम बनाना चाहता है। जिन्वो साफ साफ मना कर देता है, पर यूजिन इंसिस्ट करता है और बोलता है कि गिल्ड मास्टर लाइसेंस के लिए उसे 20 रेड्स का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके जो पापा है, फादर है, वो एक ह्यूज कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर है जो एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। यूजिन एक्सप्लेन करता है कि गिल्ड मास्टर एक एस रैंक हंटर होगा और उसका जो भाई है वो सेकंड इन कमांड। पर प्रॉब्लम ये है कि जो उसका भाई है वो हंटर अवेकन नहीं हुआ अभी तक उसका भाई हंटर नहीं बना, इसलिए ये चांस यूजिन को मिल सकता है। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जिन्वो को ये बात तो पता ही अच्छे से कि जो कंट्री है इसके अंदर सिर्फ 7 एस रैंक हंटर्स है, जितना मुझे लगता है 9 होनी चाहिए, बट यहाँ पर 7 है और ऑलमोस्ट सब गिल्ड्स में है। सिर्फ और सिर्फ एक है जो रिटायर्ड हो चुका है और उसे अप्रोच करना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। इसलिए यूजिन दोनों के लिए डील प्रपोज करता है। जिन्वो रेड्स करेगा, अपनी ट्रू पावर्स हाइड करके यूजिन अपने फादर्स को कन्विंस कर लेगा कि वो ई रैंक के साथ सब कर रहा है और वो जिन्वो को उनके गिल्ड हेडक्वार्टर्स का $20 मिलियन वर्थ बिल्डिंग ऑफर करता है। भाई साहब बहुत पैसा है, क्योंकि एक रेड हो चुकी है कंप्लीट, तो सिर्फ और सिर्फ 19 रेड और हेल्प करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं। जिन्वो सोचता है कि वो इकलौता इंसान है जो लेवल अप कर सकता है, आगे चलकर वो खुद एस रैंक बन जाएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। सो जब तक वो टाइम आएगा तब तक 20 मिलियन की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, इसलिए वो ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, साफ साफ रिजेक्ट कर देता है। भाई साहब मुझे नहीं पता आगे क्या बात हुई। उधर फिर हम देखते हैं अमेरिका में हमें डांसुक का भाई डांसू मिलता है। डांसुक था और ये डांसू है जो अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि उसके भाई का मर्डर हुआ है, कोई ट्रेजिक स्टोरी नहीं थी। जो 2 सर्वाइवर्स है ना उनकी भी ये इन्फो वगैरह निकलवा लेता है और वो कह रहा होता है कि मैं कोरिया जाऊंगा, उनको ढूंढूंगा और मारूंगा। लेकिन उसका असिस्टेंट बोलता है कि उसका स्केड्यूल है वो काफी ज्यादा फुल है, तो वो वेट करने का फैसला कर लेता है और ये कहता है कि ये जैसे ही खत्म हो इसके बाद कोई भी स्केड्यूल वगैरह नहीं करना, और वो दोनों तो जिंदा नहीं रहेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्वो अपनी सिस्टर के साथ रनिंग पे जा रहा होता है। सोचता है कि अगर उसके पास 20 मिलियन होते तो वो क्या करती, पर उसकी बहन को ये सब अनरियलिस्टिक लगता है। जिन्वो जब डेली कोर्स कंप्लीट करने लग जाता है तो उसे पता चलता है कि काउंटर रिक्वायरमेंट से आगे जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 100 क्रंचेस करने हैं, 100 पुशअप्स करने हैं, तो उससे भी ज्यादा आगे जा सकता है ये पूरा नोटिफिकेशन जो भी है सब। इसलिए वो बंदा डिसाइड करता है कि वो टेस्ट करेगा इसकी लिमिट क्या है और ऐसे करके वो हर चीज डबल कर लेता है। कोस्ट सीक्रेट कोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और उसे एक ब्लेस्ड लूट बॉक्स मिलता है और हम देखते हैं बॉक्स में से एक और की मिल जाती है। वो बॉक्स एक की में बदल जाती है जो एस रैंक डिफिकल्टी वाले डीमन कैसल का रास्ता दिखाती है। वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि उसमें एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का सारा सामान मिला हुआ है और वो सोचता है कि इससे वो अपनी माँ को बचा सकता है, ठीक कर सकता है। वो डंजन ओपन करता है जहां एक फ्लेमिंग पोर्टल अपीयर होता है। वो डाउट करता है कि क्या वो एस रैंक डंजन हैंडल कर पाएगा, पर उसने अपने प्रिकॉशंस के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन सेव कर रखा होता है। और जैसे ही वो एंट्रेंस के पास जाता है यहाँ पर एक सर्बेरस अटैक कर देता है, पर जिन वो डेटरमाइंड है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। वो डैश यूज करके उसके पास पहुंचता है और स्लैश करता है, पर डैमेज बहुत कम, ना के बराबर, होता ही नहीं है। वो अपनी मर्डरस इंटेंट स्किल यूज कर लेता है पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सर्बेरस उसका हाथ काट लेता है और उसकी एचपी का एक तीसरा हिस्सा चला जाता है लगभग। फिर भी वो खड़ा हो जाता है, पर सर्बेरस एक स्किल एक्टिवेट करता है जो उसकी स्टैट्स डबल कर देता है। जिन वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता और दोबारा हिट खाता है। सर्बेरस उसके सर पर, मतलब उसके ऊपर बार बार स्मैश कर रहा होता है और उसकी हेल्थ डेंजरसली स्लो कर देता है, लो कर देता है। जिन वो टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करने के लिए मतलब बिल्कुल यूज करना चाहता था, पर एक अटैक के चक्कर में वो उसके हाथ से गिर जाता है। वो सोचता है कि अब कैसे बचेगा, तो वो स्नेक का पॉइजन ट्राई करता है, याद करते हुए कि उसके पास डिबफ इम्यूनिटी है। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, पॉइजन का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हट जाता है। सर्बेरस दोबारा जंप कर उसे काट लेता है, पर वो बचता है और देख लेता है कि सर्बेरस का बफ है ना वो एंड हो गया है। और वो बीस्ट के ऊपर रश करता है और फाइनली कुछ डैमेज कर पाता है। सर्बेरस फिर से उसे काट लेता है, पर वो बचा रहता है और उसके आंख में ये चीज घुसा देता है। वो लगभग बार बार उसे स्टैब करता रहता है और आखिर में बीस्ट को मार देता है। फाइट के बाद वो लेवल अप हो जाता है और हील हो जाता है। बाद में वो रिलीफ महसूस करता है, उस डीमन कैसल का एक और की मिल जाता है उसे, और साथ में एलिक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला भी, जिसे कंप्लीट करने के लिए कैसल के अंदर 3 रेयर आइटम चाहिए, जिन वो डिसाइड करता है कि अभी वो काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है पर जल्दी ही वापस आएगा। फिर बाद में हम देखते हैं वो यूजिन से मिलता है और बोलता है कि उसने अपने फैसले को चेंज कर दिया, बदल दिया। वो रेड्स ज्वाइन करेगा बट एक कंडीशन पर, वो डंजन्स अकेला क्लियर करेगा। यूजिन हैरान होता है, याद दिलाता है कि सी रैंक डंजन्स के लिए 8 मेंबर्स चाहिए, पर जिन वो बोलता है कि कोई कोटा पूरा करने के लिए लोग हायर कर सकते हैं। यूजिन को ये चीज काफी ज्यादा रिस्की लग रही होती है, पर जिन वो एक्सप्लेन करता है कि बिना कैजुअलिटीज के डंजन्स क्लियर हो सकता है और उसके
फादर को ये देख के इम्प्रेस और ज्यादा हो जाएंगे ना, उसके फादर इम्प्रेस। यूजिन मान जाता है और मेंबर्स ढूंढने लग जाता है। वो कहता है मैं संभाल लूंगा बाकी का काम। फिर बाद में हम हायन को ट्रेनिंग का सेशन के बीच में देखते हैं और यहाँ पर ब्रेक के टाइम एक आदमी उसके पास आता है और उसे यूजिन के गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर देता है। यूजिन के फादर का भाई, ये शायद पता नहीं कौन है, लेकिन हायन उससे बताती है कि डंजन्स के आने से दुनिया बदल गई है। रिसोर्सेज के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चल सकता। हंटर्स ही वो लोग हैं जो ये रिसोर्सेज ला सकते हैं। एसोसिएशन उन्हें कंट्रोल करती है पर गिल्ड सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। टॉप गिल्ड्स इंसेनली रिच हैं, इसलिए वो अपना गिल्ड खोलना चाहते हैं। वापस फिर हम देखते हैं जिन्वो अपना डेली कोर्स वगैरह कंप्लीट करता है। अब वो रिक्वायरमेंट से आगे नहीं जा सकता, इसलिए और ब्लेस्ड लूट बॉक्स नहीं मिलेंगे। वो स्ट्रॉन्गर होने का कोई आइटम चाहता है पर रेगुलर लूट बॉक्स से उसे बस एक बिंगो कार्ड मिलता है जो उसे यूजलेस लगता है। उसे रियलाइज होता है कि डेली कोर्स लो है। स्ट्रॉन्ग होने के लिए मॉन्स्टर्स मारने पड़ेंगे भाई, बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारने पड़ेंगे। वो सोचता है कि पेनल्टी जोन वाले सेंटीपीड को मारे, पर उसे डाउट होता है कि उस चीज से उसे एक्सपी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तब उसे पता चलता है कि एसोसिएशन डी रैंक डंजन के लिए हंटर्स ढूंढ रही है। तब वो ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है पर प्रोग्रेस स्लो होने पर वो फ्रस्ट्रेट होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक डोजो है जहाँ पर एक आदमी अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा होता है। उसे इमरजेंसी समन मिलता है। स्टूडेंट पूछता है कि क्या वो रिटायर होने वाले हैं क्योंकि उसकी एक आर्म चली जा चुकी है ना, पर वो बोलता है कि वो अभी भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है। हम किम को फैमिली के साथ देखते हैं। उसे भी इमरजेंसी समन मिलता है। उसकी वाइफ बोलती है कि वो हंटर का काम छोड़ दे और वो साफ साफ याद दिलाती है कि वो लास्ट रेड में ऑलमोस्ट मर गया था। पर किम बोलता है कि घर चलाने के लिए भी कुछ तो जरूरी है और वो ठीक होगा, इट्स ओके यार। और हंटर्स गिल्ड के अंदर चोई और बैक की बात हो रही होती है। बैक अपसेट है कि चोई ने उसके लिए एसोसिएशन इंटरव्यू अरेंज किया। बैक को लगता है कि टाइम वेस्ट हुआ है यार ये सब। इस पर चोई बोलता है कि वो खुद नहीं जा सकता था क्योंकि वो इतना लाइकेबल है नहीं, लोग इतना पसंद नहीं करते। फिर चोई बैक को बताता है कि जो हान है ना वो अपना गिल्ड खुद ही लॉन्च करने वाला है। बैक बोलता है कि उसे पहले से पता है। तब चोई उससे पूछता है कि उसने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया था, जरा बताओगे। फिर हम देखते हैं जियो की उसकी मदर का कॉल आता है। वो परेशान है और बोलती है कि जियो हंटर का काम छोड़ दिए। जियो गुस्सा हो जाती है और कॉल कट कर देती है। वो अपने ऊपर डाउट करने लगती है पर फिर भी ट्राई करने का डिसीजन ले लेती है। तब उसे भी एक इमरजेंसी समन मिलता है और वो भी उसके लिए निकल जाती है शायद। फिर हाइन चोई से मिलती है और उसे बताती है कि यूजिन ने, मतलब यूजिन की जो गिल्ड है, उसके पापा ने उसे गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर दिया था पर उसने मना कर दिया। चोई ये सुन के खुश होता है। वो बताती है कि उसने बैक को भी बिल्डिंग में देखा और वो पूछती है कि आप लोग क्या बात कर रहे थे, जिसपे हम देखते हैं यहाँ पर ये चोई बताता है कि बैक उसे जीजू आइलैंड के बारे में बताता है जहाँ उनकी रेड बिल्कुल फेल हो गई थी और जिसे सब भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बैक को फर्क नहीं पड़ता पर चोई इमोशनल हो जाता है। वो आइलैंड को क्लियर करना चाहता है और बैक से हेल्प मांगता है। बैक को अपने डेड फ्रेंड याद आते हैं और वो चुप हो जाता है। सिटी में ये हेड अंकल चल रहे होते हैं अपनी मैजिक पावर्स के बारे में सोचता हुआ। उसे लगता है ये जो मैजिक वगैरह है वो उसके स्पोर्ट्समैन स्टाइल के साथ मैच होता ही नहीं है। और फिर बाद में उसकी मुलाकात हो जाती है जिन्वू से, जिसका हील्ड लेग, हील्ड हैंड सब कुछ देख के वो शॉक हो जाता है। जिन्वू बोलता है कि वो सुबह उठकर ठीक हो गया था, पता नहीं कैसे। साची सोचता है कि कोई हाई रैंक वाला हीलर पक्का मिल गया होगा इसलिए वो बंदा वहां पे ठीक हो गया होगा। वो खुश होता है पर रियलाइज करता है कि उसका खुद का आर्म अभी तक वापस नहीं आया। जिन्वू सैड हो जाता है पर साची बोलता है कि वो ठीक है, इट्स ओके फाइन। फिर वो पोर्टल पर पहुंचते हैं जहां जूई, किम और एक और इंसान मिलता है। जूई हैप्पी होती है पर बाकी लोग शर्मिंदा क्योंकि उन्होंने जिन्वू को सैक्रिफाइस किया था। जियू नोट करती है फिर जिन्वू को बिल्कुल अलग लग रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक वैन आती है जिसके अंदर 3 कन्विक्ट्स होते हैं। ऑफिशियल बताता है कि हंटर्स कम है इसलिए क्रिमिनल्स रेड में हेल्प करेंगे। वो सबको अश्योर करती है कि बी रैंक हंटर्स गैंग को उनको कंट्रोल में रखेगा। अगर वो शरारत करे तो वो उनको वहीं मार देगा। नो 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 प्रॉब्लम। जिन्वू को तो ये सारे लोग सस्पिशियस लग रहे होते हैं। वो जियू को मना करता है कि रेड को ज्वाइन ना करे पर जियू बोलती है कि भाई ओए प्लीज मुझे मत पता, मैं साथ रहना चाहती हूँ। गैंग कन्विक्ट्स को कि जितनी भी रिस्ट्रेंट्स थी, मतलब जो भी वो हथकड़ी वगैरह थी, वो सब हटा देता है और वार्निंग देता है अगर कुछ उल्टा किया तो वो मार डालेगा। वो पूछता है रेड लीडर कौन होगा और जिन्वू साची को चूज करता है और साची भी खुद भी कहता है कि मैं खुद ही मैं चाहता हूँ कि मैं खुद रेड लीडर हो जाऊं। साची ग्रेटफुल फील करता है, जिन्वू को थैंक्स बोलता है फॉर सेविंग एवरीवन इन द टेंपल। फिर सब पोर्टल में एंट्री लेते हैं। अंदर हम देखते हैं गॉब्लिन से अटैक्स करते हैं पर कन्विक्ट्स उन्हें इजीली मार देते हैं। साची सोचता है कि शायद यही असली मॉन्स्टर है। जिन्वू भी गॉब्लिन्स को आसानी से खत्म कर देता है और जूई नोट करती है कि अभी तक उसे हील करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब ये स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है। आगे उन्हें एक फॉल्ट मिलता है। कैंग बोलता है कि स्प्लिट हो जाओ। वो कन्विक्ट्स को एक रास्ते पे ले जाता है और बोलता है बॉस रूम मिले तो रीग्रुप हो जाना, जल्दी बता देना। जिन्वू अपने परसेप्शन से पूरा का पूरा जो बॉस का रास्ता है ना वो पता लगाने की कोशिश करता है और लगभग लगा भी लेता है क्योंकि जो गॉब्लिन्स है वो बहुत कम एक्सपी देते हैं, इसलिए वो साची को लेफ्ट पाथ पे जाने के लिए कहते हैं और खुद बॉस वाले रास्ते पे जाने की कहते हैं। और यहाँ पर सब अलग अलग हो जाते हैं। जिन्वू
वो देख लेता है कि जो कैंग है उसे सीक्रेटली वॉच कर रहा है और यहाँ पर किम एक गॉब्लिन को मार देता है। वो खुश होता है कि ये वीक है। दूसरा आदमी होप करता है सब स्मूथ चले। किम बोलता है डंजन लो लेवल लग रहा है क्योंकि उन सब ने वीकेस्ट हंटर को भी मिशन में ले लिया है। और यहाँ पर ये आदमी रिमाइंड कराता है कि जो जिन्वू है ना वो लास्ट डंजन में भी था। किम गिल्टी फील करता है कि उन्होंने जिन्वू को छोड़ दिया था और डिसाइड करता है कि ये रेड खत्म होते ही वो उससे माफी मांगेगा, सॉरी बोलेगा, सच में सॉरी बोलेगा। उधर ये जितने भी जेलर्स से कन्विक्ट से वो गॉब्लिन से बोर हो जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैंग एक आदमी से बात कर रहा है जिसका कहना है कि ये 3 क्रिमिनल्स ने उसकी बेटी के साथ बुरा किया था, रेप किया था और वो सदमे से मर गई। हंटर्स डंजन्स रेड में जाके अपनी सजा कम कर लेते हैं और आदमी को ये गलत लगता है, इसलिए वो कैंग को पैसे देता है कि रेड के अंदर इन तीनों को मार दे, जान से मार दे, ताकि कोई सच कभी भी किसी के सामने ना आए, बाहर ना जाए। और वापस हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कैंग उन लोगों को बोलता है कि गॉब्लिन से लड़ते हुए ये सारे के सारे लोग मर गए और हम देखते हैं इजीली सबको खत्म कर देता है और उन्हें टॉर्चर करने ही वाला था। तभी वहां पर किम अचानक आ जाता है। इस बीच जिन्वू को याद आता है कि वो कैंग से हॉस्पिटल में मिला था और वो होप करता है कि कैंग उसे पहचाने नहीं। तभी एक जोर से स्क्रीम सुनाई देती है तो वो दोनों भागते हुए लौटते हैं और कन्विक्ट्स की डेड बॉडी देखते ही ये लोग घबरा जाते हैं। और दूसरी तरफ किम का जो कंपेनियन है वो गिरा हुआ होता है। किम भी बहुत बुरी हालत में होता है। जूही तुरंत आगे बढ़कर उसे हील करने की कोशिश करती है। साची को समझ आ जाता है कि उसे ब्लेड से अटैक किया गया है, गॉब्लिन से नहीं मारा। किम सोचता है वो बच नहीं पाएगा, लेकिन जिन वो उसकी फैमिली याद दिलाता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जाना ही पड़ेगा और अगर तुम मर गए तो वो अपना ग्रज किसके ऊपर रखेगा, किसने उसे छोड़ा था, तुम पे तो रखना चाहता है। किम विश करता है कि वो बेटर सिचुएशन में सॉरी बोल पाता, लेकिन वो माफी मांगते मांगते धीरे धीरे चला जाता है, मर जाता है। और यहाँ पर कैंग उन्हें ऊपर से देख रहा होता है और उनके ऊपर अटैक की तैयारी कर देता है, लेकिन जिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कैंग इंप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन साची शॉक्ड होता है कि एसोसिएशन का बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। साची उसे हैंडल करने की तैयारी करता है क्योंकि उसे लगता है जिनवू स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो जू है उसे बफ करती है। कैंग हायर रैंक होते हुए भी सोचता है असैसिन्स की डिफेंस लो होती है और वो साची को मेज होते हुए भी बुरी तरह स्वॉर्ड यूज करने के ऊपर बुरी तरह टोट मार रहा होता है, मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन उसके स्किल्स को एक्नॉलेज भी करता है। साची हिट खा जाता है पर जूही तुरंत उसे हील कर देती है और कैंग इरिटेट हो जाता है, सोचता है पहले हीलर को ही खत्म करेगा। वो सीधा जूही पर रश कर देता है पर साची उसको रोक देता है, बोलता है कि स्पोर्ट्समैनशिप में वो पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन कैंग की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि साची हर तरफ से कट हो जाता है। जूही उसे हील करने की कोशिश कर रही होती है पर उसकी पावर खत्म हो चुकी होती है। कैंग सोचता है अब सब खत्म है, लेकिन ये जो हेड भैया है वो अचानक से फायर ब्लास्ट कर देते हैं। कैंग उसे कैसे कैसे बच जाता है और वो स्वॉर्ड को डिस्ट्रैक्शन बनाने का प्लान का अप्रिशिएट करता है कि कैसे स्वॉर्ड स्मैशन दिखा के ये अपना मैजिक पावर छुपा रहा था। वो इस आदमी को खत्म करने जा रहा होता है, तभी जिनवू उसे पीछे धकेल देता है। कैंग कंफ्यूज होता है कि ये बंदा है कौन। जिनवू खुद को एक ई रैंक हंटर बताता है, लेकिन कैंग को यकीन नहीं होता क्योंकि जिनवू उसके 2 अटैक्स रोक चुका था। उसे लगता है जिनवू ने सेकंड अवेकनिंग की होगी, जिसपे ये हेड सोच रहा होता है ये पक्का डबल डंजन की वजह से हुआ होगा। और कैंग को फाइनली याद आ जाता है जिनवू कौन है, लेकिन उसे लगता है एक्सपीरियंस की वजह से अपर हैंड उसके पास ही है। जिनवू पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, तब कैंग बताता है कि विक्टिम के फादर ने उसे राक्षसों को मारने के लिए पैसे दिए थे जस्टिस के नाम पर। लेकिन जिनवू कंफ्यूज होता है क्योंकि किम को साइलेंस करने की बजाय टॉर्चर किया गया। उसे लगता है कैंग झूठ बोल रहा है और यहाँ पर जिनवू और कैंग का फाइट स्टार्ट हो जाता है और साची शौक होता है कि दोनों कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। स्पीड सेम लगती है पर कैंग को अपने एक्सपीरियंस से भरोसा हो रहा होता है बहुत ज्यादा। वो जिनवू की आंखों में मिट्टी फेंक देता है और मल्टीपल स्लैशेस लैंड करता है। तभी हम देखते हैं जिनवू का सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे क्वेस्ट मिलता है कैंग को डिफीट करो कैसे भी करो। जिनवू अपनी पावर गैदर करता है और भी फास्ट हो जाता है और जो कैंग होता है वो उसके डैगर की पॉइजन से हिट हो जाता है, लेकिन वो अपने खुद के स्किल यूज करता है और एकदम से वैनिश हो जाता है। ये स्टील्थ करके कोई स्किल है वो यूज करके गायब हो जाता है। जिनवू उसे ढूंढता है पर कैंग की स्टील स्किल उसे पूरी तरह इनविजिबल बना देती है। कैंग उसे लेग पे बुरी तरह स्लैश कर देता है और बोलता है कि कोई भी उसकी स्किल देखता है, अगर देखता है तो वो जिंदा नहीं बचता या तो नहीं देखता। उसे लगता है अब वो और फास्ट हो गया पर जिनवू फुल रिकवरी यूज कर लेता है और तुरंत हील हो जाता है। कैंग शॉक हो जाता है कि एक कॉम्बैट हंटर हीलिंग मैजिक कैसे यूज कर सकता है। वो दोबारा वैनिश होता है, लेकिन इस बार जिनवू उसके ब्लड लस्ट को ट्रैक करके उसके अटैक्स ब्लॉक कर लेता है और उसे मार देता है। जिनवू अपने मर्डरस इंटेंट अनलिश करता है। कैंग पूरी तरह ओवरवेल्म हो जाता है और एक ही मोमेंट में डिफीट हो जाता है। जिनवू अपना कोर्स कंप्लीट करता है, स्टेल्थ स्किल भी गेन कर लेता है। कैंग पूछता है ये बंदा है कौन, तो जिनवू बोलता है उसे पता नहीं, वो बस एक हंटर है जो हर फाइट के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और वो खुद भी सोच रहा होता है कि वो सच में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन उसे अंदर से कुछ टूट सा जाता है, कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। जूही और साची उसका शुक्रिया कर रहे होते हैं। वो उन्हें साफ साफ
बोल देते हैं कि डंजन से निकल जाओ, बाकी वो खुद हैंडल कर लेगा। जब वो फाइनल बॉस से फाइट करने जा रहा होता है, गिंगचुल वहां पहुंच जाता है। उसे शॉक लगता है कि कैंग सीक्रेटली लोगों को मार रहा था। वो सोचता है वो सुपरविजन होते हुए भी बहुत केयरलेस था। असिस्टेंट उसे सर्वाइवर्स के पास ले जाता है और वो जिन्वू को देखकर और ज्यादा शॉक हो जाता है। गिंगचुल पूछता है कि कैंग को किसने मारा। जिन्वू सोचता है वो पकड़ा गया। तभी साची अचानक क्लेम कर देता है कि उसने कैंग को मारा है, तो प्लीज उसको कुछ मत बोलो। गिंगचुल डाउटफुल होता है क्योंकि ये जो बंदा है ये लोअर रैंक का है, तो वो नहीं मार सकता। लेकिन ये बंदा कहता है कि जो हीलर है ना, उसकी वजह से हमारी जीत हो पाई है। गिंगचुल अभी भी सस फील कर रहा होता है, मतलब उसे फील नहीं हो रहा होता कि ऐसा कुछ हुआ, पर टेम्परेरीली मान लेता है। जिन्वू रियलाइज करता है कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसे फील होता है कि ये जो भी बंदा है, गिंगचुल जो भी इसका नाम है, एक हाई रैंकिंग हंटर है और उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। और फिर ये बंदा सॉरी बोलता है फॉर इंटरफियरिंग और कह देता है कि जिन्वू अपना स्ट्रेंथ हाइड कर रहा होगा किसी रीजन से। जी रियलाइज करता है जिन्वू कितना बदल गया है, लेकिन वो खुद मिशंस में फेल होने का डर रखती है। उसे याद आ जाता है कि पहले हमेशा उसे जिन्वू को बचाना पड़ता था क्योंकि वो हमेशा इंजर्ड होता था। वो उसे डिनर का प्रॉमिस याद दिला देती है और एसेंस स्टोन्स वापस कर देती है और बोलती है कि वो रिटायर हो रही है ताकि पेरेंट्स के साथ रह सके। वो उसे बोलती है कि कभी फ्री टाइम मिले और वहां पे आए तो प्लीज मेरे से मिलियो, और अलविदा कहकर वहां से निकल जाती है। जिन्वू को गिंगचुल की वार्निंग याद आ जाती है कि जो डांसुक है उसका भाई उसके पीछे लगा हुआ है। वो डांसू को एक एस रैंक हंटर के रूप में पहचानता है। गिंगचुल बताता है कि डांसू को सच से कोई मतलब नहीं है, वो उन सब के पीछे आएगा जो डांसू के साथ था जब वो मरा। लो कानून या फिर लोग या फिर कोई भी एस रैंक हंटर्स के सामने कुछ भी नहीं है, बेबस है। इसलिए वो जिन्वू को बोलता है कंट्री छोड़ के चला जाए, यही सोच ले भाई। जिन्वू रियलाइज करता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जिन्वू यूजिन के साथ एक सरंक डंजन रेड करने की तैयारी कर रहा होता है। यूजिन बताता है कि उसने एक स्ट्राइक टीम बनाई है जिसमें सब यूजलेस हंटर्स हैं क्योंकि उन्हें फाइट करना ही नहीं आता, नहीं करनी भी नहीं पड़ेगी। जिन्वू को शौक लगता है कि उसने एक माइनर को रिक्रूट किया है, लेकिन यूजिन बोलता है फर्क नहीं पड़ता। एक लड़की जिसका नाम सोंगी होता है वो आती है, वो बोलती है कि हंटर का काम करने लायक है। भाई मैं हूँ, बिल्कुल लायक हूँ। और क्वेश्चंस पूछने पर पता चल जाता है कि ये एक ई रैंक है और उसकी कोई भी एक्सपीरियंस रेटिंग कुछ भी नहीं है। जिन्वू सब हंटर्स को बाहर रुकने के लिए बोल देता है और वो कहता है कि यूजिन डंजन्स क्लियर करेंगे। और एक हंटर उससे पूछता है कि सच में क्या वो सीरियस है, सबको 3 मिलियन दे रहा है सिर्फ कुछ ना करने के लिए। यूजिन कंफर्म करता है और बोलता है कि किसी को डील के बारे में बताया तो 10x फाइन देना पड़ेगा और उसके अलावा तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। यूजिन नया आर्मर पहनता है रेड के लिए, लेकिन जिन्वू उसे पॉक करता है और वो सीधा गिर जाता है। जिन्वू बोलता है आर्मर उतार दो, मूव ही नहीं कर पाओगे वरना। वो फिर बाद में गेट में एंटर कर लेता है और सब सोच रहे होते हैं कि ये लोग पागल है, लो रैंक होके डंजन कैसे क्लियर करेंगे। पर सिर्फ एक घंटे के बाद यूजिन बाहर आ जाता है और सबको पता चल जाता है कि डंजन क्लियर हो चुके हैं, बॉस मर चुका है। सब शौक होते हैं कि ये बॉस को कैसे हरा रहे हैं, भाई क्या बात है। वो अगले गेट की तरफ बढ़ते हैं और यूजिन बताता है कि आज 3 डंजन्स क्लियर कर रहे हैं, सबको टोटल 9 मिलियन मिलेंगे, मजे करो। रेड्स के दौरान हम देखते हैं जिन्वू काउंटलेस मॉन्स्टर्स को आसानी से डिफीट कर देता है और लेवल अप होता जाता है। यूजिन नोटिस करता है कि जिन्वू न्यू स्किल्स यूज कर रहा है, स्ट्रेल्थ बहुत काम आ रहा है, इनविजिबल होके फाइट कर सकता है वो बंदा। लूट यूजिन ले लेता है और जिन्वू फील करता है कि उसके पास इनफ माना है, तो वो इंटेलेक्ट इंक्रीज करने के लिए सोच रहा होता है या फिर कर ही लेता है। तभी हम देखते हैं एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें रिक्वायर्ड लेवल रीच हो चुका है। अब वो जॉब चेंज कोर्स एक्सेप्ट कर सकता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड में मैनेजर सैंग को पता चल जाता है किसी ने 150 मिलियन देकर सुरंग गेट्स, जितने भी सी रैंक वाले गेट्स है ना, उन सब के राइट्स ले लिया। असिस्टेंट यूजिन की स्ट्राइक टीम के बारे में बताता है और सैंग सोचता है ये बंदा पागल है क्या। मेंबर्स चेक करते वक्त संग को जिन्वू दिखाई देता है और वो इंस्टेंटली इंटरेस्टेड हो जाता है। संग को लगता है जिन्वू ने रीअवेकन किया है। वो असिस्टेंट को बताता है कि जिन्वू 3 बड़े डिजास्टर से बचा है जहां बहुत हंटर्स मर गए, मतलब वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हुआ है। तब वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो यूजिन की टीम को पिकनिक करते हुए देखता है। तब सोंग उसे बोलता है एरिया ऑफ लिमिट्स है, इधर नहीं आना, इधर नहीं आना। जिस पे संग इससे पूछता है कि जिन्वू कहाँ है। वो समझ जाता है कि जो जिन्वू है ना वो डंजन्स को सोलो क्लियर कर रहा है। उसे लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जिन्वू गेट से बाहर आता है और यूजिन से एक दिन ऑफ मांग रहा होता है, छुट्टी मांग रहा होता है। पर यूजिन बोलता है कि उसने एक रिजर्व डंजन अभी बाकी है यार, वो कैसे, उसको कैंसिल किया तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और फिर ये लोग थोड़ी सी और बात डिस्कस करते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं चोई के सीन पे, जैसे जीजू आइलैंड रेड का नाइटमेयर आ रहा होता है। वो रियलाइज करता है अब प्लान का एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। वापस जिन्वू के पास संग उसे मिलने के लिए कैफे में बुलाता है। फिर पूरा इंट्रोडक्शन हो जाता है और यहाँ पर संग बताता है साफ साफ कि वो व्हाइट टाइगर गिल्ड उसे हायर करना चाहती है और वो यूजिन से डबल पे करेगी। जिन्वू पूछता है कि गिल्ड की वर्थ क्या है। संग बोलता है कि 50 बिलियन के आसपास। जिन्वू बोलता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यूजिन ने उसे 30 बिलियन की बिल्डिंग ऑफर किया है। और संग ये बात सुन के बिल्कुल शॉक हो जाता है।
जिनवू जाने लगता है पर पूछता है संग को उसके बारे में पता कैसे है, वो कैसे पता चला। तभी वो वैनिश हो जाता है, संग पैनिक हो जाता है और इसी टाइम पे जिनवू सिंपली उसको हल्का सा स्लैश कर देता है। वो रियलाइज करता है जिनवू स्टेल्थ स्किल यूज कर रहा है, इसलिए संग तुरंत सॉरी बोल देता है और कहता है कि उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। वो बताता है कि उसे जिनवू का नाम तब मिला जब वो डंजन मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहा था। गिल्ड को एस रैंक डंजन चाहिए होते हैं रूकीज को ट्रेन करने के लिए, और मेरे हिसाब से एस रैंक नहीं सी रैंक की बात कर रहा है। एस रैंक नहीं चाहिए भाई, सी रैंक चाहिए। लेकिन जो यूजिन है ना, उसने ऑलरेडी सभी डंजन्स के राइट परचेज कर लिए थे। वो और उसका असिस्टेंट ही सिर्फ जिनवू के बारे में जानते हैं। जिनवू सैंग को वॉर्न कर देता है कि वो लो प्रोफाइल में रहना चाहता है, इसलिए उसको ज्यादा परेशान वगैरह मत करो। अगर उसको ऐसे कभी किसी को पता चला कि कहीं संग जिनवू के बारे में किसी को पता चलता है तो ये बंदा सीधा सीधा इनके पास आएगा, क्योंकि इसने सिर्फ इनको बताया। संग प्रॉमिस करता है कि वो अपना मुंह बिल्कुल बंद रखेगा और जिनवू उसकी जान बख्श देता है। और ये साफ साफ ये भी बता रहा होता है कि उसको है ना अपनी टीम का कुछ गोल है वो पूरा करने तक जितने भी सी रैंक या फिर जो जितने भी ये रैंक वाले गेट्स हैं उनको मोनोप्लाइज करना होगा। और फिर बाद में जिनवू क्या करता है, 3 गेट्स को 900 मिलियन वॉन में बेचने का सिंपली ऑफर देता है। लेकिन संग को ये प्राइस काफी ज्यादा लगता है, इसलिए वो 600 मिलियन ऑफर करता है। जिनवू जिस पे फाइनली अग्री कर लेता है। जाने से पहले जिनवू क्या करता है, उसको बोलता है अपना मुंह खोलो, और मुंह खोलते हीलिंग पोशन उसको दे देता है। संग पूछता है कि क्या जिनवू उसे ट्रस्ट करता है, लेकिन जिनवू बस कहता है मुंह बंद रखना। जिनवू फिर बाद में घर लौटता है और यहाँ पर यूजिन उसे बताता है कि संग ने 600 मिलियन भेज दिए। वो पूछता है कि उसने डंजन इतने हाई प्राइस पे कैसे भेज दिए, पर जिनवू कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर बाद संग रियलाइज करता है कि उसके साथ स्कैम हो गया, क्योंकि बाकी रैंक डंजन आधे से भी कम प्राइस में बिक रहे हैं। तभी जिनवू को मैसेज आता है कि वो सारे के सारे इंसिडेंट को भूलना चाहता है, इसलिए इट्स ओके, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, भूल रहा हूँ। संग समझ जाता है कि अब दोनों का हिसाब बराबर हो गया है। और फिर हम देखते हैं जिनवू शहर छोड़कर एक जंगल में जाता है, जहाँ वो अपना जॉब चेंज कोर्स कंप्लीट करने की प्लानिंग करता है। उसे लगता है कोर्स काफी ज्यादा टफ होगा, पर फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। एक पोर्टल अपीयर होता है और वो एंटर कर जाता है। डंजन पहली नजर में पीसफुल लगता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि इसके अंदर वो हील नहीं कर सकता और डंजन क्लियर होने तक बाहर भी नहीं जा सकता। और यहाँ पर एक नाइट उसकी तरफ आ रहा होता है, तो जिनवू अपना डैगर निकालता है और अटैक करता है, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं होता। वो क्रिटिकल हिट भी ट्राई करता है, पर आर्मर फटता ही नहीं। तब वो डिसाइड करता है कि डैगर बेकार है और अपने बेयर हैंड से नाइट्स का सर फोड़ देता है। पर फिर एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ नाइट्स आ जाता है। अब उसका क्या करेगा ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूजिन के सीन पे, जो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। उसका भाई यूजोंग, इसका नाम शायद यूजोंग है, एक गिल्ड बनाना चाहता है, पर उसको एस रैंक हंटर नहीं मिल रहे, इसलिए वो ओवरसीज हंटर रिक्रूट करने का सोच रहा है। उसे पता है यूजिन भी सीक्रेटली गिल्ड शुरू कर रहा है। वो यूजिन को वार्न करता है कि उसके रास्ते में मत आना। यूजिन चुप रहता है, सोचता हुआ कि उसका भाई शौक हो जाएगा जब उसे जिनवू के बारे में पता चलेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं जिनवू नाइट को ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ हरा देता है, पर थकान होने लग जाती है। उसे एक प्रेजेंस महसूस होती है। वो एक तुरंत बढ़िया से असैसिन को स्टैप कर देता है। वो भी स्टेल्थ स्किल यूज कर रहा होता है और यहाँ पर एक मेज अटैक करता है, पर वो अटैक मिस हो जाता है। जिनवू समझ जाता है कि एक ये एनिमीज उन मॉन्स्टर्स जैसे हैं जिनकी वीकनेस अलग अलग होती है। काफी स्ट्रगल के बाद वो सबको हरा देता है और एक आर्मर मिलता है, हल्का, फ्लेक्सिबल और स्टैमिना रिकवर करने वाला। आगे बढ़ते हुए उसे एक ह्यूज डोर दिखता है। अंदर थ्रोन रूम होता है जहां नाइट कमांडर इग्रिस आता है। नाइट कमांडर इग्रिस, माय फेवरेट। जिनवू उसकी पावर फील करके शॉक हो जाता है। इग्रिस तुरंत चार्ज करता है, जिनवू डोज करता है, पर अटैक में इतनी पावर थी कि पीछे जितने भी पिलर्स थे वो सारे के सारे टूट जाते हैं। भाई साहब, इग्रिस के स्ट्रेंथ और डिफेंस काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जिनवू स्पीड मैच कर सकता है, पर डैगर बिल्कुल काम नहीं आता। तब वो डिसाइड करता है कि बेयर हैंडेड फाइट करेगा। इग्रिस भी अपना स्वॉर्ड फेंक कर भाई फेयर फाइट करने के मूड में होता है, समझदार है ये। इस बीच ये बंदा और चोई अपने मिशन प्लानिंग डिस्कस करते हैं। गन वॉर्न करता है कि पब्लिक अभी भी जू आइलैंड डिजास्टर नहीं भूली है। और हम यहाँ पर देखते हैं वापस डंजन में इग्रिस जिनवू को ब्रूटल तरीके से पीट रहा होता है। अगर इसके पास आर्मर नहीं होता तो ये खत्म था भाई, जिनवू मर जाता, मारा जाता। वो डैश स्किल से स्पीड बूस्ट करता है और पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करता है, पर इग्रिस काउंटर कर देता है। काफी कोशिश के बाद एक ब्लो लगता है जो इग्रिस को थोड़ी देर के लिए स्टन कर देता है, पर फिर वो एनरेज होकर और भी डेंजरस हो जाता है। जिनवू ऑलमोस्ट हार जाता है, पर वो स्वॉर्ड को पुश करके इग्रिस को ब्लाइंड कर देता है और कॉर्नर में स्मैश करता है। इग्रिस डैगर को पकड़ के उसे मारने ट्राई करता है, पर डैगर वैनिश हो जाता है क्योंकि वो ऑनर चेंज नहीं कर सकता। जिनवू डैगर वापस से इक्विप कर लेता है और हम देखते हैं ये इग्रिस की नेक पे फुल पावर से अटैक करता है और इग्रिस मर जाता
जाता है, खत्म हो जाता है। जिन्वो को समझ आ जाता है कि ये जीत प्योर लक से हुई है। भाई साहब मुझे नहीं लग रहा था मरना चाहिए था, क्योंकि इग्रिस बहुत पावरफुल है। और फिर बाद में इसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एक एस रैंक हेलमेट और एक रियोन स्टोन, जिसे रूलर्स हैंड स्किल मिलती है, ऐसा कुछ मान लो। लेकिन अचानक पोर्टल्स ओपन होते हैं और सिस्टम बोलता है सर्वाइव एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बहुत सारे नाइट्स अंदर आ जाते हैं, जिन्वो फाइट करता है पर एनिमीज बहुत ज्यादा होते हैं। वो स्टिल्थ यूज करता है पर मेज उसकी लोकेशन रिवील कर देता है। वो मर्डर सेंटेंस से उन्हें स्टन करता है पर माना खत्म हो जाता है। कुल मिला के फंस चुका है। सिर्फ 5 मिनट सर्वाइव करता है, एक हिट से टेलीपोर्टेशन स्टोर गिर जाता है। अब कोई एस्केप ही नहीं है, तो वो फाइट कंटिन्यू करता है जब तक स्टेमिना और एचपी ऑलमोस्ट 0 नहीं हो जाता। वो गिर जाता है, अपनी पुरानी जिंदगी याद कर रहा होता है। एसोसिएशन में पता चलता है कि जो प्रीवियस जीजू आइलैंड वाली रेड है ना, वो एक डिजास्टर थी, जिसपे ये सर कहते हैं कि उन्हें अपना फेयर ओवरकम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर डंजन में जिन्वो का डेली कॉस्ट एक्सपायर हो जाता है, पेनल्टी मिलती है और वो पेनल्टी जोन में टेलीपोर्ट हो जाता है बिल्कुल लास्ट सेकंड। भाई ये मर जाता, वरना वहां पे जाइंट सेंटिपीड उसे घेरती हैं भाई, बुरी तरह उसके पीछे पड़ जाती है, पर वो सबको मार देता है और बहुत लेवल अप करता है। उसे नाइट किलर डैगर मिल जाता है, आर्मर्ड मॉन्स्टर के अगेंस्ट एक्स्ट्रा डैमेज दे देता है। वो रूलर्स हैंड स्किल भी एक्टिवेट कर लेता है। टाइमर खत्म होता है और वो वापस डंजन आ जाता है, रेडी फॉर राउंड 2। और इस बीच जो चोई की टीम है वो जीजू आइलैंड के पास स्ट्रॉन्ग मानर अटैक करती है। जिन्वो नाइट्स को इजीली मार देता है, पर जो एक्सपी है वो नहीं मिल रहा है। तब वो समझता है कि ये समन मॉन्स्टर्स है। वो एक मेज को मार देता है और उसके समन नाइट्स डिसअपीयर हो जाते हैं। फिर वो रूलर्स हैंड से एक और मेज को खींच लेता है। रिमेनिंग मेजेस एक जाइंट गोलम समन करते हैं, पर जिन्वो डॉज करके सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं 4+ घंटे सर्वाइव करने के बाद जॉब चेंज कॉस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसे नेक्रोमेंसर क्लास मिलती है। नेक्रोमेंसर भाई साहब, नेक्रोमैंकर बोलो, नेक्रोमेंसर बोलो, बहुत बढ़िया क्लास है। पहले वो रिजेक्ट करने वाला होता है क्योंकि उसने इंटेलेक्ट में पॉइंट्स वगैरह नहीं डाले, लेकिन सिस्टम बताता है कि ये एक हिडन क्लास है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की वजह से क्लास अपग्रेड होकर शैडो मोनार्क बन जाती है। शैडो मोनार्क भाई, इसकी मांगा मजा आ जाएगा, मैं करूंगा एक्सप्लेन, मैंने तो सोच रखा है, मानवा करूंगा। उसे नाइट्स की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं, वो उनके शैडोज एक्सट्रैक्ट कर सकता है। कमांड देता है अराइज, ARISE, अराइज। नाइट्स उसके सोल्जर बन जाते हैं और वो इग्रिस को शैडो बनाने के लिए ट्राई करता है। पहले 2 अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं और ये बंदा तीसरी बार कोई बहुत बढ़िया प्यारी सी बातें करता है कि किसी और को क्या सपोर्ट करोगे, मुझे करो। इस फालतू गद्दी को कब तक बचा के रखोगे, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा राजा बनने के लिए आ चुका हूं। और ये पूरे कंसंट्रेशन से ट्राई करता है और कहता है अराइज, और इग्रिस उसका लॉयल सोल्जर बन जाता है। बाद में ये वाला सीजन हो जाता है खत्म खत्म खत्म। आई होप आप सबको अच्छा लगा। इस पर अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो सीजन 2 लेके आऊंगा। रिस्पॉन्स अच्छा मतलब मैं बहुत ज्यादा भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, 500 लाइक ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मुश्किल है बहुत ज्यादा, लेकिन इतना तो कर रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, कमेंट करके मुझे बता दो वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। इसमें मैंने कई गलतियां करी है मुझे पता है, बट प्लीज मेरे को जल्दी से जल्दी एनीमे खत्म करना है ताकि मैं इसकी मानवा जो भी है वो लेकर आऊं, क्योंकि मैंने तो पूरी पढ़ी हुई है और एक नंबर है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे क्यों करनी है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू व्हाट आई लाइक। मेरे को अच्छा लगता है, सोलो लेवलिंग काफी अच्छी लगी थी मुझे। तो हाँ बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।